है कि आप लोग सब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो आशा है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आ रही है। ओके। तो हम लोग की कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से, क्योंकि लखनऊ को हम बीच में इसलिए ले आ रहे हैं कि यूपी का एग्ज़ाम है, तो लखनऊ से शुरू करते हैं इसको। तो 1856 की बात है। 1856 में वाजिद अली शाह जो लखनऊ के नवाब हुआ करते थे, उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। अब वो कुछ लाइन लिखते हैं कि जैसा कि इशिता दुबे बनर्जी में लिखा है कि लखनऊ जब छोड़ चले लखनऊ हमने, तो ना पूछो हम पे क्या गुजरी। मतलब वो लखनऊ को छोड़ के जा रहे थे और बहुत दुखी थे। लेकिन उन्हें लखनऊ से भगाया कौन था? उन्हें लखनऊ से भगाया था ब्रिटिशर्स ने। आखिर ब्रिटिशर्स इस लेवल तक कैसे पहुंच गए कि इंडिया के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट अवध अवध के नवाब को वो लोग गद्दी से हटा सकते हैं जब उनका मन चाहे तब। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है, समझ लीजिए कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से। और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इंडिया की पूरी हिस्ट्री को बदलने में। तो आज पहले हम डिस्कस करते हैं कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन हुआ कैसे। तो जैसा कि आपके पास ये पीडीएफ आपके पास होगा भी और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। जैसे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के कुछ रीजंस हैं, उसको हम लोग एक पॉइंट वाइज समझते हैं आज। जैसे सबसे पहला रीजन इसमें दिया जाता है औरंगजेब की पॉलिसी को। बेसिकली औरंगजेब एक बहुत ही क्यूरियस एक किंग था। इस समय जैसे औरंगजेब बहुत ही चर्चा में है। लोग औरंगजेब को हर चीज का दोषी मान रहे हैं। इनफैक्ट दोषी था, वो बहुत चीजों का दोषी था। जैसे औरंगजेब क्या था, एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम का मतलब ये होता है कि वो इस्लाम के आयतों में, कुरान के आयतों में, हदीस में पूरा भरोसा रखता था। तो वो जो भी इस्लाम कहेगा वो करेगा। जैसे कि इस्लाम में पेंटिंग बैन है, लिविंग बीइंग का पेंटिंग बैन है। आप नहीं बना सकते लिविंग बीइंग का पेंटिंग। तो वो क्या करेगा कि वो अपने यहाँ से पेंटर हटा देगा, अपने यहाँ से जो म्यूजिशियन है उसको भगा देगा कोर्ट से। जो रेलिंग में सोने चांदी का कवर लगा रहता था उसको हटा देता है। तो इस तरीके से उसकी जो पॉलिसी है वो बहुत ही बंटवारे वाली पॉलिसी थी। बंटवारे वाली कैसी? जैसे वो अक्सर हिंदू मुस्लिम में भेद किया करता था। तो इस चक्कर में क्या होता था, इस चक्कर में बहुत सारे जो हिंदू सब्जेक्ट्स थे उसके, वो नाराज थे। जब वो नाराज थे तो जाहिर सी बात है, अगर प्रजा नाराज है तो राजा खुश नहीं रह सकता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी कि उसकी जो बंटवारे वाली पॉलिसी थी, जो उसकी डिविसिव पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी औरंगजेब की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अब क्या हुआ कि 1656 में जब औरंगजेब गद्दी पे बैठा, तो 1656 में उस समय शाहजहां जिंदा था। और औरंगजेब पहला मुगल मुनार्क था, पहला मुगल राजा था जो अपने बाप के जिंदा रहते हुए भी गद्दी पे बैठा। अब औरंगजेब को वो अपना खुद को टाइटल बना लिया था कि वो आलमगीर है। आलमगीर मतलब पूरे इस दुनिया का जो है वो राजा है, आलमगीर। यानी कि पूरी दुनिया को वो कैद करके रखा है। तो उस समय सऊदी से एक उलेमा थे, मुस्लिम क्लेरिक। उन्होंने कहा तुम आलमगीर नहीं हो, तुम पिदारगीर हो, तुम अपने पापा को कैद करके रखे हो। तो जो औरंगजेब था वो एक सिनिक था, क्योंकि औरंगजेब डेक्कन को हमेशा चाहता था कि डेक्कन उसके कंट्रोल में आए। इवन मुगल का हमेशा ये पॉलिसी रहा है कि नॉर्थ इंडिया तो वो कैप्चर कर लेते थे, लेकिन साउथ इंडिया में उन्हें अक्सर प्रॉब्लम होती थी। साउथ इंडिया जैसे डेक्कन में वो चाहते थे कि डेक्कन भी उनके कंट्रोल में आए। तो औरंगजेब अपने रूल का लास्ट का 20-25 साल जो है वो डेक्कन में ही गुजारा, यानी कि साउथ इंडिया में। अब उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी क्या थी? जैसे वो गोलकोंडा, बीजापुर इनको अटैक करके उसको कब्जा करना चाहता था। मराठा से हमेशा उसकी लड़ाई होती रहती थी। तो इस चक्कर में जो एम्पायर के जितने रिसोर्सेस थे, जितना पैसा था, जितनी चीजें थी, वो सब जा करके वो किधर जा रही थी? वो जा रही थी इस लड़ाई में, औरंगजेब की इस लड़ाई में, जो कि मराठा, बीजापुर, गोलकोंडा इन सब रीजन में था। जैसे ये जैसे इंडिया का बीजापुर गोलकोंडा रीजन, ये कंट्रोल करना चाहते थे। और वो औरंगजेब इस रीजन पे कंट्रोल करना चाहता था। अब इस रीजन पे कंट्रोल करने के लिए वो अपने उम्र का 20 साल वहां गुजारा। पूरा रिसोर्स
मुगल एम्पायर का इधर गया। और क्या हुआ, बीजापुर गोलकोंडा 1686 में कैप्चर भी हुआ। 1686 में बीजापुर गोलकोंडा कैप्चर भी हुआ, लेकिन बीजापुर और गोलकोंडा कैप्चर होने के बाद औरंगजेब उस बीजापुर गोलकोंडा को खलीसा लैंड बना दिया। खलीसा लैंड, खलीसा खलीसा लैंड वो हुआ करता था, जैसे कि मुगल एम्पायर में बेसिकली दो टाइप के जागीरदार हुआ करते थे, दो टाइप की जागीरदारी। जैसे मान लीजिए मुगल एम्पायर, इतना बड़ा पूरा मुगल एम्पायर है ये, तो इसमें क्या होता था कि कुछ कुछ पोर्शंस जो है वो जागीरदार को दिया जाता था। जागीरदार को, जैसे इसको मनसबदारी सिस्टम कहते थे। और थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है दिल्ली के आसपास का, उसको खलीसा लैंड कहा जाता था। खलीसा लैंड बेसिकली अरब वर्ड से आया है। खलीसा मतलब इस पे पूरा कंट्रोल रहता था, इस पे कंट्रोल रहता था किंग का। मतलब उस खलीसा लैंड से जो भी पैसा आएगा, जो भी टैक्स आएगा, वो कौन लेगा, वो किंग के पास डायरेक्ट जाएगा। लेकिन जो जागीरदारी वाला पैसा है, वो जागीरदारी वाला पैसा किंग डायरेक्टली नहीं लेगा। वहां का कोई जागीरदार होगा, सूबेदार होगा, जागीरदार होगा, वो जागीरदार कुछ उसमें से अपना सैलरी निकाल के रख लेगा और बाकी पैसा सेंटर को भेज देगा। लेकिन खलीसा लैंड में सारे टैक्सेस जो है वो कौन रखेगा, किंग रखेगा। अब जब बीजापुर गोलकोंडा को कैप्चर किया औरंगजेब ने, तो बीजापुर गोलकोंडा को वो क्या किया, वो बोल दिया ये खलीसा लैंड होगा। मतलब बीजापुर गोलकोंडा का जो जितना भी टैक्स है वो सारा डायरेक्ट किसके पास जाएगा, औरंगजेब के पास। लेकिन औरंगजेब ऐसा किया क्यों, औरंगजेब को लड़ना था मराठा से। अब मराठा से लड़ने के लिए उसको चाहिए पैसा। पैसा आएगा कहाँ से, अगर वो जागीरदार बता देगा, जागीरदारी बता देगा बीजापुर और गोलकोंडा को, तो बीजापुर और गोलकोंडा का जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, वो जागीरदार के पास जाएगा और जागीरदार उसमें से अपना कट छोड़ के किंग को देगा। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने क्या किया, उसे खलीसा लैंड बता दिया। एक ये रीजन। अब उससे हुआ क्या, उससे बहुत सारे, एक होता ना कि कॉज एंड इफेक्ट, जैसे उस समय ऑलरेडी मनसबदारी क्राइसिस बहुत चल रहा था। मनसबदारी क्राइसिस मतलब क्या होता था कि जैसे जागीरदारी है, अब आपके पास एक सेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 ऑफिसर हैं। अब जो 100 नोबल हैं, 100 जो मुगल के नोबल्स थे। अच्छा, खलीसा लैंड और खालसा, देखिए खलीसा लैंड खालसा लैंड नहीं है, खालसा सिख में है। तो खालसा बेसिकली वर्ड खलीसा से ही आया है, इस पे कभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, जो खलीसा लैंड हुआ करता था, तो हुआ क्या कि मान लीजिए आपके पास 100 नोबल है। अब उन 100 नोबल को आप अपॉइंट करेंगे कहीं ना कहीं। अब आपके पास 100 सपोर्टर हैं। अब 100 सपोर्टर कुछ ना कुछ तो चाहेंगे ना कि उनको कुछ फायदा हो, उनका भी कुछ फायदा हो। तो फायदा कहाँ से होगा, किसी को आप अवध का जागीर दे दीजिए, किसी को बंगाल का जागीर दे दीजिए, किसी को हैदराबाद का जागीर, किसी को गुजरात का जागीर दे दीजिए। ऐसे ही करके जागीर बंटता था। अब जब जागीर बट रहा है, अब मान लीजिए 100 में से 50 लोग अपॉइंट हुए, 50 लोग अपॉइंट नहीं हुए। अब जो अपॉइंट नहीं होगा तो वो खुश रहेगा, जाहिर सी बात है वो खुश नहीं रहेगा। वो सोचेगा यार कि क्योंकि जागीरदारी मिलना मतलब पैसा कमाना। अब जो 50 लोग खाली बैठे हैं उनको तो अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन जमीन तो एक लिमिटेड अमाउंट में थी मुगल के पास। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे विश्व को जागीरदारी बना देंगे। तो जमीन तो लिमिटेड अमाउंट में थी। तो होता क्या था कि लास्ट में आते आते, औरंगजेब के लास्ट में आते आते हुआ क्या कि जागीरदारी क्राइसिस हुआ। क्राइसिस मतलब ढेर सारे जागीरदार थे लेकिन जागीरदारी बहुत कम थी। अब जब 100 जागीरदार हैं, 50 जागीरदारी है, तो कैसे उसको कहाँ बांटेंगे, तो 50 लोग तो अनसेटिस्फाइड रहेंगे हमेशा मुगल में। अब अगर औरंगजेब चाहता तो बीजापुर गोलकोंडा को एक जागीरदारी बना करके जो अनसेटिस्फाइड लोग थे उनको दे दिया होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो एक बहुत बड़ी गलती थी उसकी। फिर हमारा आता है कि कई लोग बोलते हैं कि रिकरेंट वॉर ऑफ सक्सेशन मीन्स औरंगजेब के मरने के बाद बहुत बार लड़ाई हुई। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब क्या है कि जैसे शाहजहां था, शाहजहां अभी मरा भी नहीं था। शाहजहां बेसिकली हुआ क्या था, शाहजहां की तबीयत खराब हुई, तो झरोखा दर्शन के लिए 2-3 दिन वो नहीं आया। जब 3-4-5 दिन बीत गया और झरोखा दर्शन के लिए वो नहीं आ रहा था, तो उसके बेटे वो लोग क्या सोचे कि आखिर भाई ये जो किंग है वो आ क्यों नहीं रहा है, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है, कहीं वो मर तो नहीं जाएगा। अगर वो मर गया तो कौन बनेगा राजा। उस समय औरंगजेब था साउथ इंडिया में, शाह शुजा था बंगाल में, मुराद मुराद उसका औरंगजेब का भाई मुराद वो था गुजरात में, और दारा शिकोह था दिल्ली में। अब 4 भाई थे उसके। अब चारों में ये होड़ लग गई कि मान लो शाहजहां मर गया तो कौन राजा बनेगा। तो चारों भाग करके किधर गए, दिल्ली की तरफ। और फिर दिल्ली की तरफ लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारा बैटल ऑफ धर्मत हुआ, बहुत कुछ हुआ, फाइनली औरंगजेब राजा बना। इसी तरीके से जब औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के जो बच्चे थे
उनमें भी ये होड़ लगी कि कौन राजा बनेगा। लेकिन एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस था यहाँ पे। डिफरेंस क्या था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, ये सब, इन सब के टाइम पे क्या था कि जो भी प्रिंस हुआ करते थे, प्रिंस जो राजा के बेटे हुआ करते थे, उन्हें कम एज से ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे कि मान लीजिए कि इधर शाहजहां के बेटे मुराद, औरंगजेब, शाह शुजा और दारा शिकोह। जैसे औरंगजेब को भेज दिया गया किधर, साउथ में। अब औरंगजेब साउथ में लड़ाई कर रहा है, मराठा से लड़ रहा है, अपने उसके खुद के कमांड में 10-15 हजार सैनिक हुआ करते थे। तो उसको एक एक एक्सपीरियंस था कि कैसे लड़ाई करते हैं। जब कभी अगर लड़ाई होगी दिल्ली में तख्त को लेकर के, थ्रोन को लेकर के, तो होगा क्या, वो जाके कॉन्फिडेंटली लड़ लेगा वहां पे। लेकिन औरंगजेब क्या किया, औरंगजेब ये जानता था कि वो अपने बाप के साथ ऐसा कर चुका है, तो उसके बेटे भी कर सकते हैं ऐसा। तो औरंगजेब क्या किया कि अपने बेटों को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रखा। ना कोई मिलिट्री ट्रेनिंग हुई, ना उनके पास कोई अपना खुद का सोल्जर था। तो जो औरंगजेब के जो नोबल्स थे, औरंगजेब के नोबल्स सोचे कि ये तो बहुत वीक प्रिंस हैं, बहुत ही कमजोर प्रिंस हैं ये लोग, तो होगा क्या, कोई भी राजा बन जाएगा, हम लोग का स्टेटस तो सिक्योर रहेगा। तो औरंगजेब के मरने के बाद बेसिकली प्रिंस लोग के पास इतना इतना समझ लीजिए उनका स्टेटस नहीं था, इतनी उनकी औकात नहीं थी कि जा करके वो गद्दी पे अपना वो बोले कि भाई मेरी गद्दी है ये। तो होता क्या है, जो भी चाहेगा, जैसे जुल्फिकार खान एक नोबल था, जुल्फिकार खान जो चाहे, जो चाहा वो बनेगा राजा। तो ये एक दिक्कत हुई कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ उसके कारण क्या हुआ कि बहुत लोग मरते गए। मतलब कभी राजा को अंधा कर दिया जाता था, कभी राजा को मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अब नोबल इतने स्ट्रांग हो गए कि वो राजा को कुछ समझ नहीं रहे थे। इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली एम्पायर वीक होने लगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए आप, मुगल आर्मी का वीक होना। वीक मुगल आर्मी मतलब यहाँ कंपैरिजन है यूरोप से। जैसे कि होता क्या है कि मुगल आर्मी में कोई इनोवेशन नहीं हो रहा था। बाबर अपनी जिंदगी में कभी समुद्र नहीं देखा था। पहला मुगल जो समुद्र देखा वो था अकबर। जब गुजरात वो गया तब वो पहली बार देखा कि समुद्र जैसी चीज कोई होती है, ओशियन जैसी चीज कोई होती है। वो लोग नेवी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। अब जब नेवी पे ध्यान नहीं दिए, नए टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिए, इसलिए क्या हुआ उनका, रिलेटिवली रिलेटिवली क्या हुआ उनका उनका जो आर्मी है वो वीक होता गया। और दूसरा रीजन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जागीरदारी और मनसबदारी का क्राइसिस था। अब जागीरदारी मनसबदारी का क्राइसिस, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हुआ क्या कि एक टिपिकल एक जागीर लीजिए आप, मान लीजिए ये जागीर एक है किसी का। अब इसमें आप किसी ए को अपॉइंट करते हैं इसका जागीरदार। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि आपको आर्मी मेंटेन करनी है, आपको यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है, उस टैक्स में से आप अपनी सैलरी को घटाइए, और जो पैसा बचता है वो सेंटर को भेज दीजिए। मतलब आप आर्मी मेंटेन कीजिए। आर्मी मेंटेन करने के बाद क्या होगा कि कुछ उसमें से आपको पैसा लगेगा आर्मी मेंटेन करने के लिए, सैलरी देना होगा, घोड़ा देना होगा, रिसोर्सेज, खाना पीना देना होगा। अपनी सैलरी ये सब हटा करके जो टैक्स में से पैसा बचता है वो क्या कीजिए, आप सेंटर में जमा कर दीजिए। अब जब ये चीज क्या होता था कि जब कोई मुगल अथॉरिटी अगर बहुत स्ट्रांग अथॉरिटी, जैसे अकबर, अगर अकबर स्ट्रांग अथॉरिटी है तो वो करप्शन नहीं होने देता था। क्योंकि हर जागीरदार को एक डेफिनिट नंबर ऑफ आर्मी मेंटेन करना होता था। जैसे किसी को मान लीजिए 10,000 सोल्जर मेंटेन करना है, तो किसी को 20,000 मेंटेन करना है, किसी को 5,000 मेंटेन करना है। जागीर के एरिया के हिसाब से होता था। अब ऑन पेपर तो 20,000 मेंटेन करना है या 10,000 मेंटेन करना है, क्या पता वो 5,000 ही मेंटेन कर रहा हो। तो जब भी सेंटर वीक हो जाता था तो ये जागीरदार जो थे वो क्या होते थे, वो स्ट्रांग हो जाते थे, और वो उतनी आर्मी मेंटेन करते नहीं थे। पैसा लेते थे 10,000 का, लेकिन कितना एम्प्लॉय करते थे, 5,000, 4,000। अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली मुगल आर्मी धीरे धीरे वीक हो गई। मुगल आर्मी के पास वो बल नहीं रहा कि वो लड़ सके। अभी हम लोग को दिखेगा जब नादिर शाह इन्वेड करता है 1739 में, जब नादिर शाह भारत आता है, तब हमें समझ में आएगा कि मुगल आर्मी कितनी वीक हो चुकी थी। इसी तरीके से आगे देखते हैं कि इंटरेस्टेडनेस ऑफ द लीडर्स, मतलब कि सेल्फिशनेस लीडर्स का। जैसे उस समय बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे, जैसे कि आपके निजामुल मुल्क, सादत खान, ये सब बहुत ही एबल नोबल्स थे। लेकिन ये लोग जो है अपने में ही सेल्फ इंटरेस्ट में रह गए। जैसे निजामुल मुल्क को हैदराबाद की चिंता थी, सादत खान को अपने अवध की चिंता थी। तो इस तरीके से हुआ क्या कि ये लोग किसी भी चीजों को मतलब सेंटर में क्या हो रहा है उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, या अपने ही एम्पायर, अपने ही एरिया के बारे में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो सेंटर में चाहे जो लोग कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली हुआ क्या, मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगा इससे।
फिर हमारा आता है मनसबदारी जागीरदारी क्राइसिस। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मनसबदारी जागीरदारी क्राइसिस क्या था। फिर पीजेंट का डिसकंटेंट। अब पीजेंट का डिसकंटेंट क्यों? क्योंकि जो जागीरदार था अब उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी मुगल अथॉरिटी नहीं है। अब जागीरदार का जैसे मन कर रहा था वो वैसे पीजेंट को ट्रीट कर रहा था। अगर 100 रुपए टैक्स है तो उससे वो 150 रुपए एक्सट्रैक्ट कर रहा था, 150 रुपए ले रहा था, कोई 200 ले रहे थे, मतलब मनमाना एक्सट्रैक्शन चल रहा था। पहले अकबर के टाइम पे क्या होता था कि अकबर के टाइम पे अगर कोई जागीरदार ऐसा गलत काम कर रहा है तो लोग जाकर के उसको बोल सकते थे कि देखो यार ये काम गलत हो रहा है, तो अकबर उस पर एक्शन लेता। लेकिन अब कोई रूलर ऐसा बचा नहीं, क्योंकि अगर वो जागीरदार को जाकर के जो पूछ सके कि भाई ये गलत चीज है। इसी तरीके से आते हैं कांस्टेंट इन्वेजन। अब इन सब के कारण जो ऊपर हम लोग डिस्कस किए, इन सब के कारण हुआ क्या? इन सब के कारण जो बाहर के लोग थे, जैसे अफगान के, पर्शिया के, ये जो लोग थे, ये जान गए थे कि मुगल एम्पायर अब हो चुका है वीक, अब इस पे इन्वेड करते हैं। क्योंकि मुगल एम्पायर एक समय पे पूरे विश्व का 25% का मैन्युफैक्चरिंग करता था। मतलब मुगल एम्पायर सबसे बड़ा और सबसे मतलब प्रॉस्पेरस एम्पायर था पूरी दुनिया का, इतना पैसा था इसके पास। तो सबको लालच तो लगी, जब मुगल एम्पायर वीक हुआ तो चलते हैं वहां कुछ लूट लेते हैं। तो ऐसा ही होगा, अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो कुल मिला के मुगल एम्पायर हो गया वीक। अब जब मुगल एम्पायर वीक हो गया तो इससे बहुत सारे जो यूरोपियंस उस समय थे उनको भी चांस मिल गया कि इस पावर गेम में, जो पॉलिटिकल पावर गेम चल रहा था कि कौन किसका क्या हिस्सेदारी जब बट रही थी, तो यूरोपियन भी एक नए प्लेयर आ गए उसमें कि भाई ये मेरा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, और वो भी लड़ने लगेंगे इसमें। तो आगे चलिए देखते हैं इसमें। फिर हम आते हैं कुछ जो लेटर मुगल्स हैं, जैसे कि औरंगजेब के बाद कुछ जो राजा बने। बेसिकली बुक्स में हम लोग इसको क्या करते हैं ना, इसको इग्नोर कर देते हैं, किताबों में इसको ये इग्नोर कर दिया जाता है ये टॉपिक, और ज्यादा हम लोग इसको पढ़ते नहीं है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। जैसे औरंगजेब के बाद बनता है राजा बहादुर शाह। बहादुर शाह का नाम मुअज्जम था। इसको जुल्फिकार खान नाम का एक नोबल था, उसको वो क्या किया, बहादुर शाह को गद्दी पे बैठा दिया। यहाँ पे एक्चुअली में रूलर था जुल्फिकार खान, लेकिन बहादुर शाह पपेट रूलर, मतलब कठपुतली था। तो उसी तरीके से आप देख ही सकते हैं, आप कितने 5 साल के लिए रूलर बना, 5 साल बाद ये हटा दिया जाता है। फिर रूलर बनता है जहांदर शाह। जहांदर शाह भी क्या हुआ, 1 साल बना, हटा दिया गया। अल्टीमेटली आता है फारूक शियार। अब फारूक शियार के टाइम पे ही क्या हुआ था कि फारूक शियार के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि फारूक शियार ही था जो कि एक फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और वो 1717 में जारी हुआ ईस्ट इंडिया के लिए, कंपनी के लिए वो फरमान। उस फरमान को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें क्यों जारी किया, कैसे क्या हुआ उसमें। फिर हमारा आता मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह एक बहुत ही, हाँ बताइए आशीष। चलिए, जो भी डाउट होगा हम लोग जो है आगे वो करेंगे, आगे क्लास के बाद लेंगे हम लोग। तो जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह का नाम था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। बेसिकली होता क्या था, मोहम्मद शाह जो है वो सलवार सूट पहन के आता था मुगल के कोर्ट में, और उसको ज्यादा रूल करने से कोई मतलब नहीं था। रूल करने से मतलब नहीं था, मतलब वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था, जो उसको बोला जाता था वो कर देता था। इस समय जो अथॉरिटी थी वो सैयद ब्रदर, हुसैन अली और हसन अली, दो लोग जो थे वो सैयद ब्रदर, वो दोनों लोग पूरा कंट्रोल किए हुए थे पॉलिटी। तो ये जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह बेसिकली एक वीक रूलर था, लेकिन उसका आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, खुद भी कथक का डांसर था बहुत बढ़िया, म्यूजिशियन को अपने कोर्ट में रखा था, पेंटर को अपने कोर्ट में रखा था। तो मोहम्मद मोहम्मद शाह का नाम ही था मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका रूल भी आया। तो अब जैसे ऐसे वीक रूलर्स होंगे तो जाहिर सी बात है मुगल एम्पायर जो है वो सही नहीं होगा। क्योंकि इस समय निजामुल मुल्क हुए या बहुत सारे ऐसे लोग जो जो थे वो बोल रहे थे कि कुछ रिफॉर्म लाया जाए, कुछ ये किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं पाया उस समय। ये मोहम्मद शाह का ही टाइम था जिस समय नादिर शाह इन्वेड करता है इंडिया में। अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड देते हैं आपको, देखिए। नादिर शाह जो था वो एक वॉरलॉर्ड था, मतलब उसका कोई कोर्ट नहीं था कि कोई महल बनवा के रह रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो टेंट में रहता था अपने हथियारों के साथ, अपने वेपन के साथ, और उसके जो बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं वो आसपास उसके रहते थे। नादिर शाह जो है उस समय पीकॉक थ्रोन, जो शाहजहां का पीकॉक थ्रोन था, मयूर सिंहासन, उस उसको पता था कि ना ये मुगल के पास इतना पैसा है कि कुछ पंख हम इस मयूर सिंहासन से तोड़ लेते हैं तो कुछ खराब नहीं होगा। नादिर शाह 1739 में भारत की तरफ बढ़ता है।
1739 में होता क्या है कि नादिर शाह अब निजामुल मुल्क यानी कि हैदराबाद का जो में जो स्टेट था निजामुल मुल्क, मुगल आर्मी और सादत खान की आर्मी, 3 आर्मी मिल करके उससे लड़ती है नादिर शाह से। निजामुल मुल्क की आर्मी और मुगल की आर्मी पहले पहुंच जाती है वहां पे। सादत खान जो कि अवध से आ रहा था, तो सादत खान की आर्मी थोड़ी लेट पहुंचती है। अब होता क्या है कि सादत खान की आर्मी आते ही मुगल कैंप जहाँ पे लगा हुआ था, वहां पे आते ही होता क्या है कि सादत खान बिना किसी के एडवाइस के डायरेक्टली चला जाता है लड़ने किससे, नादिर शाह से। निजामुल मुल्क और सादत खान आपस में कट्टर दुश्मन थे। तो निजामुल मुल्क बोल रहा था कि सादत खान को कि इतना तुम दूर से आए हो, अभी तुम थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़े से अपने जो तुम्हारे सोल्जर्स हैं उनको आराम दे दो, तब लड़ेंगे। लेकिन सादत खान को ये प्रूव करना था कि वो बेटर जनरल है निजामुल मुल्क से, और वो किया क्या कि जाके सीधे लड़ाई करने लगा नादिर शाह से। अब नादिर शाह बहुत ही इजीली सादत खान की आर्मी को हरा देता है, और सादत खान को क्या करता है, सादत खान को कब्जा कर लेता है, मतलब वो बंदी बना लेता है। उसी बीच वो डिमांड करता है मुगल से कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए, तभी हम छोड़ेंगे, मतलब तब हम चले जाएंगे भारत से, 50 लाख रुपए हमें दे दो। 50 लाख रुपए सुन, उसी समय जब 50 लाख की डिमांड होती है सबको रिलीफ मिलता है कि चलो 50 लाख क्या है यार, 50 लाख तो ऐसे ही दे देंगे। कोई भी नोबल एक अपना जेब झाड़ता, 50 लाख उस समय आ जाता मुगल के पास से। लेकिन उसी समय जो है मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वजीर बना दिया, निजामुल मुल्क को वजीर बना दिया। ये बात सादत खान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब सादत खान बोलता क्या है कि जब निजामुल मुल्क को वजीर बन गया तो बदला लेने के चक्कर में वो बोला कि अरे 50 लाख क्यों मांग रहे हो, तुमको तो बहुत पैसा मांगना चाहिए, इतना पैसा वहां पे रखा हुआ है मुगल के पास। उस समय क्या होता है कि उस समय नादिर शाह का डिमांड 100 करोड़ रुपए हो जाता है। नादिर शाह का डिमांड 100 करोड़, 50 लाख से 100 करोड़ हो जाता है। अब 100 करोड़ लेने के चक्कर में नादिर शाह दिल्ली के लोगों को काटना मारना, बहुत कुछ होता है। 30-30 हजार लोग को मार दिया गया। यूरोपियन ट्रैवलर्स जो उस समय थे वो बोलते हैं कि नाली में खून पूरा बह रहा था। कई महीनों तक जो डेड बॉडी है उससे गंदी स्मेल आ रही थी पूरी दिल्ली में। 100 करोड़ का, हालांकि 100 करोड़ का इंतजाम किया गया, नादिर शाह को दिया गया। 1 महीना लगा था, मतलब सैकड़ों लेबर अपॉइंट किए गए थे और 1 महीना लगा था वो जो सारा सोना और चांदी को पिघलाने में। लगभग 10,000 400 हाथी, 10,000 घोड़े पे पूरा लादा गया, उसको लेकर के ले चला गया पर्शिया। और उसमें एक मयूर सिंहासन भी था, जिसमें कोहिनूर का हीरा भी था उसमें। तो अल्टीमेटली दिल्ली का जो जो लास्ट बचा कुचा जो समझ लीजिए पैसा था वो भी खत्म हो गया दिल्ली के पास। ऑलरेडी जो जागीर जो था, जो जागीरदार थे वो लोग अपना अपना इंडिपेंडेंट कार्व कर रहे थे। अपना जैसे कि बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, ये लोग धीरे धीरे अलग हो रहे थे। तो अब बचा कुचा जो रिसोर्स था वो भी खत्म हो गया नादिर शाह के बाद। तो कुल मिला के मुगल एम्पायर का जो एक ऐसा समय आ जाता है मुगल एम्पायर में कि राजा लोग क्या करेंगे कि जो दीवार पे सोना और चांदी का कहीं जड़ा हुआ था उसको निकाल निकाल के जाके बेचेंगे, बेच करके खाना खाएंगे। ये स्थिति आ गई थी मुगल एम्पायर की। लेकिन सिचुएशन ऐसे खराब होती गई। चलिए, अब आते हैं हम लोग, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन किया। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन जो है, यूरोपियन आए और यूरोपियन का क्या रोल था इस पूरे उसमें। तो देखिए, अब यूरोपियन को समझने के लिए हम लोग को फिर वापस जाना पड़ेगा 1498 में। ठीक है, 1490-92 में क्या हो रहा था कि 1490-92 में इंडिया का कुछ क्या सिचुएशन था, इंडिया का क्या कंटेक्स्ट था, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या था, उसको हम लोग जरा देखते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहा था, नॉर्थ इंडिया में सिकंदर लोदी, इसी के बाद आएगा इब्राहिम लोदी, फिर आएगा बाबर। मतलब अभी मुगल एम्पायर बना नहीं है, अभी दिल्ली सल्तनत है वही कंटिन्यू है, दिल्ली सल्तनत चल रहा है नॉर्थ इंडिया में। फिर राजपुताना किंगडम भी कुछ थे अपने राजस्थान एरिया में। फिर गुजरात में एक बहुत पावरफुल रूलर था महमूद बेगारा। महमूद बेगारा जो है वो, गुजरात एक प्रॉस्पेरस स्टेट रहा है हमेशा से, और क्योंकि गुजरात के पास पोर्ट था, बंदरगाह था, तो उस चक्कर में क्या होता था कि बहुत सारे ट्रेड हुआ करते थे गुजरात से। तो गुजरात हमेशा प्रॉस्पेरस रहा है, और जितने भी दिल्ली सल्तनत के लोग आपको दिखेंगे, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, सब चाहते हैं कि गुजरात पे उनका कंट्रोल रहे, क्योंकि ट्रेड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था इनके प्रॉस्पेरिटी में। फिर गयासुद्दीन शाह और नसीरुद्दीन शाह थे मालवा के उसमें, जो एमपी का रीजन है मालवा, वहां पे ये रूल कर रहे थे।
अलाउद्दीन अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल में रूल कर रहा था, और बहमनी सल्तनत दक्कन में रूल कर रहे थे। जो कर्नाटका रीजन है, जो आपका तेलंगाना हैदराबाद रीजन है, इन सब में क्या होता, बहमनी सल्तनत रूल कर रहे थे। उसके थोड़ा नीचे हम देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर चल रहा है। तो अगर इंडिया का उस समय का एक मैप हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे कौन रूल कर रहा था? महमूद बेगारा। इस रीजन में कौन रूल कर रहा था? बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत। ये रीजन किसके अंदर था? विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे अलाउद्दीन हुसैन शाह, और यहाँ पे आपका सिकंदर इब्राहिम लोदी डायनेस्टी। ये कंटेक्स्ट था इंडिया का। अब इसी कंटेक्स्ट में कुछ चीजें बदल रही थी बाहर। बाहर मतलब यूरोप में। तो बेसिकली एक बार समझते हैं कि यूरोप में हो क्या रहा था। देखिए यूरोप में अगर आपको, एक मिनट रुकिए, यूरोप का मैप एक बार देख लिया जाए। चलिए पहले देखिए, अगर मेन लैंड यूरोप ये है, यूरोप, यहाँ पे ब्रिटेन आप पाएंगे, यहाँ पे कहीं टर्की है, फिर आपका आता है अफ्रीका रीजन, फिर यहाँ पे कहीं इंडिया है। ठीक। अब होता ट्रेड होता कैसे था? ट्रेड मान लीजिए यहाँ से गया अफ्रीका, अफ्रीका से गया था मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन से जाता था ये इटालियन, जो इटालियन मर्चेंट हैं, इटालियन जो बिजनेसमैन थे, उनके पास जाता था। अब ट्रेड का डायरेक्शन ये था। इस ट्रेड के डायरेक्शन में होता क्या था कि जो इस पूरे रीजन के ट्रेड में, इस पूरे रीजन के ट्रेड में अरब जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अरब, खासकर इन रीजन में, खासकर जो अफ्रीका और जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, वहां पे अरब जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते थे। रोल कैसा प्ले करते थे? मतलब उनकी मोनोपोली थी एक हिसाब से। वो किसी को और घुसने नहीं दे रहे थे इस ट्रेड में। मतलब कोई बाहरी आदमी इस ट्रेड को में घुसे और उससे पैसा कमाए, ये उनको पसंद नहीं आता। तो यूरोप की मजबूरी थी कि वो इंडिया से इन्हीं इंटरमीडिएट में, इन्हीं बिचौलिए के थ्रू ये सामान खरीदेंगे और बेचेंगे यहाँ। तो 1 रुपए का सामान, अगर देखा जाए 1 रुपए का सामान यहाँ जा करके 50-60 रुपए में बिकता था। क्यों? क्योंकि हर लोग अपना प्रॉफिट लेंगे, पूरे इस रास्ते में जितने लोग उतना प्रॉफिट लेंगे। इसी कारण क्या हुआ कि अब ये यूरोप के जो पुर्तगाल और स्पेन है, इस कारण क्या हुआ कि ये लोग चाहते थे कि कहीं कोई डायरेक्ट रूट ढूंढ लिया जाए इंडिया के लिए, जिसमें कि क्या वो हो कि इन लोगों को बाईपास कर दे पूरा, कोई ऐसा डायरेक्ट रूट ढूंढ ले। अब उन्हें पता नहीं था कि अगर वो अफ्रीका के थ्रू ऐसे जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। अभी ये रूट पता ही नहीं था उनको। इसीलिए 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा गया। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा, सोचा कि हम इंडिया में आ गए हैं। इसलिए वहां के लोगों को जब वो मिला तो बोला ये इंडियन है, इंडियन है। तो बाद में पता लगा नहीं भाई, इंडियन नहीं है, ये तो कहाँ है, अमेरिका में है वो। इसलिए आज भी हम उनको रेड इंडियन कहते हैं, रेड इंडियन ट्राइब। रेड इंडियन ट्राइब, आज भी हम उनको रेड इंडियन ट्राइब कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस कंफ्यूज हो गया था। अब दूसरा जो वॉयज था वो 1498 में वास्को डिगामा। वास्को डिगामा क्या करता है? वो भी भारत को ढूंढने निकलता है। वो भी अफ्रीका की तरफ चलते जाता है, यहाँ वहां। अब किस्मत थी उसकी, वो भारत पहुंच जाता है। इब्न माजिद, एक उसको एक मर्चेंट मिल जाता है, एक बिजनेसमैन मिल जाता है, इब्न माजिद, जो कि बहुत कंफर्टेबल था अफ्रीका और इंडिया के बीच में जाने से। उसको पूरा रूट अच्छे से पता था। तो इब्न माजिद उसको मिल जाता है। इब्न माजिद उसको कैलिकट, आज के केरला में, उसको ले जाता है। तो अब ये कैलिकट पहुंचता है 1498 में। 1498 में जब कैलिकट पहुंचता है तो वहां बोलता है उस तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलता है हमें क्रिश्चियन और स्पाइसेस, दो चीज चाहिए। क्रिश्चियन और स्पाइसेस मतलब यहीं से आपको मोटिव पता लग जाएगा कि पोर्टुगीज का मोटिव क्या था। ये स्टेटेड मोटिव था कि पहला तो उन्हें क्या चाहिए था? स्पाइस मतलब मसाला। मसाला मतलब कमला पसंद नहीं, मसाला मतलब ब्लैक पेपर। तो इनको चाहिए था स्पाइसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पाइस का ट्रेड बहुत हुआ करता था, और स्पाइस के ट्रेड में होता क्या था? स्पाइस के ट्रेड में ये लोग बिचौलिए जो है अक्सर खूब प्रॉफिट मार्जिन ले जाते थे। अब किसी को नहीं पसंद आएगा कि इतना प्रॉफिट मार्जिन जो है कोई और ले जाए। सब चाहेंगे चलो बिचौलियों को हटाते हैं, है ना। तो होता क्या है कि फाइनली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्पाइसेस उनको मिल जाता है। और क्रिश्चियन का यहाँ मतलब क्या है कि ये स्टेटेड पॉलिसी था पोर्टुगीज का, कि वहां जाएंगे और लोगों को कन्वर्ट करेंगे, किसमें? क्रिश्चियनिटी में। क्योंकि उस क्रिश्चियनिटी का जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट,
न्यू टेस्टामेंट जो है ना वो स्पेसिफिकली बोलता है कि जहां भी जाओ सबको वो करो, कन्वर्ट करो। तो ये लोग की दो पॉलिसी थी। यहाँ पे वो लोग आते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो जब वो आए एज अ ट्रेडर तो लोगों को भी बहुत मतलब अचंभा हुआ कि भाई कौन है ये लोग। वहां पे जो केरला में उस समय एक जैमोरिन नाम का जो डायनेस्टी थी, समुद्री 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 विश्व कहते हैं, ये लोग जो है ये रूल कर रहे थे। तो जो अरब ट्रेडर्स हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई। आप सोचिए अगर कोई डायरेक्टली वहां से सामान खरीद के ले जा रहा है तो अरब ट्रेडर्स का तो जो जो प्रॉफिट है ये तो घटेगा ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इनका जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट मार्जिन बहुत घट जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्लाइन करेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट इधर से जा रहा है सामान। तो ये लोग तो अनहैप्पी तो रहेंगे, खुश तो नहीं रहेंगे ये लोग, इन लोग को दिक्कत तो होगी। इसीलिए होता क्या है कि धीरे धीरे ये लोग जो है पोर्टुगीज के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। इसमें जैसे अरब ट्रेडर्स जो इजिप्ट के लोग हैं, वो जो जैमोरिन है, मतलब इस उस पूरे उसमें आप देखिएगा, जैमोरिन, इजिप्ट के लोग, अरब के लोग जो अरब ट्रेडर्स थे, इवन एक पॉइंट पे विजयनगर एम्पायर, बहमनी के जो जो बहमनी सल्तनत के जो लोग थे, विजयनगर एम्पायर के जो बाद में नायर रूलर्स थे और नायक, ये सब धीरे धीरे क्या करेंगे कि ये पोर्टुगीज के खिलाफ होने लगेंगे। इवन गुजरात, एक पॉइंट पे गुजरात भी, क्योंकि पोर्टुगीज अब क्योंकि इनके ट्रेड को हैम्पर कर रहे थे। अब जब ट्रेड को हैम्पर कर रहा है कोई तो कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। और पोर्टुगीज की एक खास बात ये थी कि पोर्टुगीज जो है वो उनका नेवी बहुत स्ट्रांग था। मतलब उनके पास जो शिप थी उस शिप में आर्टिलरी मतलब गन हुआ करता था उसमें। उस समय इंडिया में कोई भी ऐसा एम्पायर नहीं था जो नेवी पे ध्यान दे। मुगल को कोई, जैसा कि हमने बोला कि बाबर तो अपने जीवन में समुद्र देखा ही नहीं। अकबर पहली बार जब गुजरात पहुंचा तो समुद्र देखा। तो इन लोगों को नेवी से कोई मतलब नहीं था। लैंड आर्मी इनकी बहुत सही थी, 4 मिलियन 40 लाख सैनिक थे मुगल के पास। तो लैंड पे तो इनका कोई जवाब नहीं था, लेकिन क्या है, समुद्र में इनके पास कोई आर्मी नहीं थी। तो इसी का फायदा उठाते हुए पोर्टुगीज जो हैं, उनके उनका जो आप जब उनको वो देखिएगा, उनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो सब शोर पे हैं, मतलब एकदम समुद्र के पास। क्यों? क्योंकि अंदर वो कोई बवाल नहीं काट सकते हैं। अंदर कैसे काटेंगे? अंदर काटेंगे तो कट जाएंगे। बाहर ही काट सकते हैं जो बॉल काटेंगे, क्योंकि उनका समुद्र पे पूरा इनका वर्चस्व था। उस समय इंग्लैंड, ब्रिटेन ब्रिटेन भी बहुत ही लो फेज से गुजर रहा था। फ्रांस की भी इतनी औकात नहीं थी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पोर्टुगीज और स्पेन जो है ना साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज किए हुए थे उस समय। और साउथ अमेरिका से ढेर सारा उनके पास सोना चांदी आता था। और वो सोना चांदी वो साउथ अमेरिका से लाते थे यूरोप में, और यूरोप से वो लोग इंडिया में ले आते थे। एक समय ऐसा था कि 25 मेट्रिक टन चांदी जो है हर साल भारत में आता था। तो ट्रेड कुछ ऐसा हो गया कि साउथ अमेरिका से वो लोग सोना चांदी सिल्वर गोल्ड ले आए, और इसी सिल्वर सिल्वर गोल्ड से वो लोग क्या करते थे, भारत में आके सामान खरीदते थे। तो ये एक एक ट्रायंगुलर ट्रेड टाइप का बन गया। ठीक है। अब इसी कंटेक्स्ट में वास्को डी गामा 1498 में आता है इंडिया। तो उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एक्सपीडिशन होता है वास्को डी गामा का 1498 में। कहते हैं कि वास्को डी गामा जो सामान यहाँ से ले गया, 60 गुना प्रॉफिट में बेचा उसको वहां यूरोप में जाके। तो लालच तो सबको आएगी कि भाई इतना पैसा मिल रहा है, चलो फिर चलते हैं वहां पे। दूसरा एक्सपेडिशन जो है वो पेड्रो अल्वारेज कब्राल पेड्रो अल्वारेज कब्राल जो है ये दूसरा एक्सपेडिशन ले जाता है। उसके बाद आप तीसरा एक्सपेडिशन इसका फिर वास्को डी गामा आता है 1502 में। तो ये सब फैक्ट जो है आप याद कर लीजिएगा कि पहली फैक्ट्री कहाँ बनी, कोचिन में बनी। वास्को डी गामा फिर तीसरा वो ले आता है। पहला फोर्ट इनका फोर्ट इमैनुअल है 1503 में। उसके बाद लोपो सोरेस और बहुत से लोग फिर आते जाते रहते हैं। लेकिन 1505 में ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब कोई परमानेंट एक गवर्नर जनरल टाइप का हम अपॉइंट करते हैं जो कि पूरे पोर्टुगीज एम्पायर को देखेगा। क्योंकि पोर्टुगीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीका में भी वो लोग अपना अपना बेस बना रहे थे। एडन में, मोका में, बहुत जगह अपना बेस बना रहे थे वो लोग। तो इन पूरे एम्पायर को देखने के लिए ये लोग एक वाइसरॉय या गवर्नर के तरीके से अपॉइंट करने लगे। पहला हमारा गवर्नर आता है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मीडा आता है। इसकी दो तीन चीज समझते हैं। बैटल ऑफ ड्यू और ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए अब पोर्टुगीज, जैसा हमने बोला, पोर्टुगीज का क्या था, पोर्टुगीज का बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, वो लोग जो समुद्र है, ओशियन है, ओशियन में वो लोग बहुत ज्यादा
स्ट्रांग थे, ओशियन में उनको कोई नहीं हरा सकता था। अब इसी का वो लोग फायदा उठा के क्या करने लगे कि जो भी ओशियन में जाएगा उन सबको जो है वो एक टैक्स देना पड़ेगा, एक हफ्ता वसूली टाइप का है, वो हफ्ता वसूली देना पड़ेगा। अगर आप वो टैक्स नहीं देते हैं तो क्या होगा कि आपका शिप जो है वो डुबा दिया जाएगा। अब क्योंकि आपके पास स्ट्रांग नेवी नहीं है, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तरीके से मुगल मुगल के पास स्ट्रांग नेवी नहीं है, अगर वो अपनी शिप भेजेंगे वहां पे डुबा देंगे उसको। अब मुगल क्या कर सकता है, मुगल चलो इनका जो 2 4 10 लोग हैं फैक्ट्री में उनको जाके मार देगा, फिर क्या होगा, ट्रेड हैम्पर होगा। तो ट्रेड हैम्पर होगा तो दिक्कत है मुगल के लिए। तो इसीलिए मजबूर थे, इवन अकबर जब हज पे भेजता था लोगों को, तो हज पे जब वो भेजता था तो वो भी टैक्स पे करता था पोर्टुगीज को। और उस टैक्सेशन सिस्टम का नाम था करताज, करताज सिस्टम। ये करताज सिस्टम बेसिकली अरबिक वर्ड किरता किरता से आया है। किरता मतलब होता है कि कागज, डॉक्यूमेंट। तो ये करताज सिस्टम ये लोग ले आते हैं। तो करताज सिस्टम होता क्या था, जैसे मान लीजिए कि आपको आपको मान लीजिए गोवा से जाना है, मान लीजिए मिडिल ईस्ट में कहीं, यमन जाना है मान लीजिए आपको, यमन। अब क्या होगा, आप गोवा में आएंगे, गोवा में आप क्या करेंगे, करताज खरीदेंगे। करताज खरीदते वक्त क्या कहेंगे, बोलेंगे देखो भाई मेरे जहाज में इतने लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 किलो सामान है, ये सामान है, सब कुछ पूरा डिटेल आप देंगे। तब फिर आप जाएंगे। अब वहां जाएंगे, यमन यमन पहुंचेंगे, फिर यहाँ गोवा आप वापस आएंगे, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कोई भी अगर ट्रेड करेगा, कोई भी अगर ट्रेड करेगा, कहीं भी जाएगा, ट्रेड नहीं भी करेगा, घूमने ही जा रहा है, जैसे अब हज पे भेज रहा था अकबर, तो हज पे भेजता था वो भी करतास खरीदता था। उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ना खरीदे। तो इसलिए क्या करता था कि ये सिस्टम लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। अब जैसे जो इंडियन ट्रेडर्स थे, जो अरब ट्रेडर्स थे, जो गुजराती ट्रेडर्स थे, जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, वो लोग क्या करते थे कि उन लोग को करतास खरीदना पड़ता था। अब मान लीजिए आप 10 रुपए का सामान लेके जा रहे हैं, अब 10 रुपए आप करतास का जोड़ लीजिए, आपका तेल पानी भी लगेगा, तो कुल मिला के 30 रुपए आपका सामान हो जाता है कॉस्ट। अब उसमें आप प्रॉफिट 10 रुपए लेंगे तो आपका 40 रुपए हो जाएगा। अब आप बेचेंगे 40 रुपए में, अगर ये करताज नहीं होता तो आप 30 रुपए में ही बेच देते। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि पोर्टुगीज को तो करताज देना नहीं होगा, वो 30 रुपए में ही बेच रहे होंगे सामान को, तो लोग पोर्टुगीज से खरीदेंगे। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा था कि ट्रेड को हैम्पर कर रहा था। अब इस चक्कर में होगा क्या, इस ट्रेड को हैम्पर करने की वजह से कई सारे लोग, गुजरात, ओटोमन एम्पायर, जेमुरिन, इवन इजिप्ट इजिप्ट ये सब मिल करके आपस में सोचेंगे कि चलो भाई पोर्टुगीज से लड़ाई करते हैं। बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन किया था, इजिप्ट। मामेलुक सुल्तान वहां पे था, मामेलुक सुल्तान, मामेलुक मामेलुक सुल्तान था। वो क्या किया कि वो और लोगों से बात किया, बोला भाई ऐसा करते हैं कि चलो पोर्टुगीज को सबक सिखाते हैं। तो ये सब इजिप्ट, गुजरात, ओटोमन एम्पायर भी मदद किया था कुछ, और जेमुरिन भी सपोर्ट किया। ये लोग सपोर्ट करके ये लोग गए लड़ने, लेकिन हुआ क्या, हार के वापस आ गए। अब जब हार गए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब हार गए तो इजिप्ट वीक हो गया, इजिप्ट वीक हो गया तो ओटोमन एम्पायर क्या किया, इजिप्ट को कब्जा कर लिया। गुजरात तब से बोला कि भाई, गुजरात का महमूद बेगारा सोच लिया कि देखो ऐसा है कि अब हम ये सब लफड़े में नहीं पड़ने वाले हैं, तुम लोग अपना लड़ो। तो गुजरात जो है वो साइडलाइन हो गया। जेमुरिन भी धीरे धीरे डिक्लाइन ही कर गया, क्योंकि पोर्टुगीज का पूरा इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। अब इस बैटल ऑफ द्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। बैटल ऑफ द्यू ये दिखा दिया कि बाहर का जो पार्टी है वो चाहे तो इंडिया की पार्टी को हरा सकता है, अच्छे तरीके से हरा सकता है। इवन 1535 में पोर्टुगीज ड्यू पर भी कब्जा कर लेंगे, ड्यू को पूरा एनेक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से इनकी पॉलिसी आगे बढ़ती गई। फिर आता है दूसरा, अफोंसो डी एल्बुकर्क। ये क्या करता है, इसको रियल फाउंडर कहा जाता है, रियल फाउंडर क्योंकि 1510 में इसने गोवा को एनेक्स किया। अब गोवा इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, बेसिकली गोवा जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था विजयनगर और बहमनी सल्तनत के लिए। विजयनगर और बहमनी सल्तनत के लिए क्यों, क्योंकि विजयनगर और बहम, देखिए इंडिया में हमेशा से ना अच्छे क्वालिटी का घोड़ा, ये बहुत शॉर्टेज में रहा है अच्छे क्वालिटी का घोड़ा। तो अब घोड़ा क्यों चाहिए था भाई, घोड़ा उस समय लड़ाई तो घोड़े से भी होती, तो जिसके पास अच्छा घोड़ा है तो क्या करेगा वो अच्छा उसका रहेगा मिलिट्री। तो इंपॉर्टेंट पोर्ट, और इंडिया में घोड़ा अच्छा होता नहीं था। घोड़ा कहाँ अच्छा होता था, मिडिल ईस्ट में, पर्शियन रीजन में, सेंट्रल एशिया में, ये सब जगह घोड़ा बहुत अच्छा होता था। अब घोड़े का इंपोर्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है पूरे समझिए इंडियन हिस्ट्री में। तो जो भी गोवा पे कंट्रोल करेगा वो घोड़े के इंपोर्ट को
कंट्रोल करेगा इस साउथ इंडिया में, डेक्कन में। अब जब पोर्टुगीज का कंट्रोल गोवा पे हो गया, तो होगा क्या कि अब जो भी हॉर्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से, तो वो महंगे दाम पे बिकेगा। इवन ये भी हो सकता है कि पोर्टुगीज पूरा पूरा घोड़ा बेच दे बहमनी को, विजयनगर को बेचे ही ना। पूरा पूरा बेच दे विजयनगर को, बहमनी को बेचे ही ना। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये लोग जो है एक दूसरे पे से लड़ रहे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट समझ लीजिए गेम चेंजर बन गया पोर्टुगीज के लिए। तो पोर्टुगीज वहां पे स्टैब्लिश हुआ। फिर मलक्का यानी साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में मलक्का, उसको कैप्चर कर लिया। हॉर्मुज को कैप्चर कर लिया मिडिल ईस्ट में। तो ये जो एल्बुकर्क था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसलिए इसको रियल फाउंडर कहते हैं। फिर लोपो सोयरेज आता है। लोपो सोयरेज के कारण क्या होता है, श्रीलंका में भी पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। फिर नूना दा कूना आता है। अब नूना दा कूना का कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि वो शिफ्ट किया कैपिटल, कहाँ से, कोचीन से गोवा शिफ्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था 1530 में। तो जनरली एग्जाम में अगर मान लीजिए पूछता है 1510 में गोवा कैप्चर हुआ, लेकिन कैपिटल नहीं बना था। 1530 में जाकर के कैपिटल बनता है गोवा। इसी तरीके से 1535 में दीव को कैप्चर कर लिया गया। जैसा कि अब हमने देखा था 1509 में बैटल ऑफ दीव हुआ। उसके बाद वहां का जो पावर था वो वीक होने लगा, और 1535 आते आते पोर्टुगीज ने इसको कैप्चर कर लिया। फिर हुगली में फैक्ट्री लगाई गई 1537 में। अब इसी तरीके से पोर्टुगीज धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में बढ़ने लगे। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो सेंट जेवियर आए थे इंडिया में। अब पोर्टुगीज जब वास्को डी गामा लैंड किया था तो क्या बोला था, क्रिश्चियन एंड स्पाइसेस। तो स्पाइसेस उसको मिला, क्रिश्चियन मतलब ये लोग का पूरा एजेंडा था कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर दें क्रिश्चियनिटी में। तो सेंट जेवियर जो था, फ्रांसिस जेवियर जो था, वो क्या किया कि वो इंडिया आया और कन्वर्जन के बहुत लोगों को कन्वर्ट भी किया। इवन तमिलनाडु में बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया इसने। तो उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सेंट स्टीफन चर्च कन्याकुमारी में 1544 में बना। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, देखिए पहला इम्पैक्ट क्या हुआ कि फ्री ट्रेड खत्म कर दिया गया। मतलब कि पहले क्या था कि कोई गुजराती चाहे, कोई मुस्लिम चाह रहा है, कोई अरब चाह रहा है, कोई भी चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जाए अपना ट्रेड करे, पैसा है, जहाज है, जाओ ट्रेड करो। कोई इसमें किसी का फोर्स नहीं था। लेकिन अब पोर्टुगीज के आने के बाद क्या हुआ, ट्रेड के साथ गन और, मतलब कि अब आपको लड़ाई करना पड़ेगा, मतलब ये एक हिसाब से मोनोपोली सेट करने लगे। तो फ्री ट्रेड का एरा जो है खत्म हो गया। करताज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ये भी एक इम्पैक्ट था। अब ये मेजर चीज है, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको कि पोटैटो, मेज, चिली, बहुत सारे चीज जो हम लोग आज जानते हैं वो पोर्टुगीज लाए थे। जो हम लोग का डेलिकेसी है, जैसे कि आलू है, मिर्चा है, टमाटर है, पाइनएप्पल है, बहुत सारी चीजें ये लोग ले आए थे। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से डच, अब देखिए डच क्या थे, एक बहुत छोटा सा पावर था डच, लेकिन बहुत, इनका जो एम्पायर था, इनका एम्पायर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो बहुत ही ज्यादा पैसे, मतलब 10 गुना अमीर था ईस्ट इंडिया कंपनी से ये उस समय। तो ये लोग बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे, 400-400% का प्रॉफिट कमा रहे थे ये लोग। जाते थे 400% प्रॉफिट कमा के आते थे। लेकिन इनका मेन मेन फोकस जो था वो इंडोनेशिया में था। ज्यादातर इंडोनेशिया में इनका फोकस था। इनका इंडिया से उतना वो नहीं था। तो इसमें आप बेसिकली 2-3 नाम आपको याद करना है, जैसे कि ये ह्यूगेन लिंक्सकोटेन का एक नाम ये याद कर लीजिएगा। डच कंपनी को जैन वैन कंपनी भी कहा जाता है, डच कंपनी को, ये याद कर लीजिएगा। फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम, पुलिकत, सूरत, पटना और 2-3 जगह और इनकी थी। अल्टीमेटली डच पावर डिक्लाइन करता है। ये बैटल ऑफ बेदारा, उसको चिंसूरा भी कहते हैं, बैटल ऑफ बेदारा या चिंसूरा, उस समय डच पावर डिक्लाइन होता है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फैक्ट है, इसमें याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग अल्टीमेटली ब्रिटिश के ऊपर। अब देखिए हुआ क्या था कि ब्रिटिश जो है वो उस समय अरब, जो अरब रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन है, जो अरब रीजन है, वहां से लोग पहले से ही ट्रेड कर रहे थे। वो लोग पहले कंपनी बनाए थे, उसका नाम था लेवांट कंपनी। लेवांट कंपनी। बेसिकली हुआ क्या ना कि डच वाले जो इतने अच्छे से ट्रेड कर रहे थे, तो ब्रिटिश को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि एक छोटा सा कंट्री हॉलैंड, डच, और वो क्या कर रहे थे, वो जा रहे थे 400% प्रॉफिट, 300% प्रॉफिट कमा रहे थे। अब एक बार हुआ क्या कि डच वाले जो है ब्रिटिश के पास गए और बोले कि ऐसा भाई कि देखो, मेरा तो सारा शिप जो है वो तो चला गया ट्रेड करने, तो हमें कुछ शिप उधार पे चाहिए, तुमको हम किराया दे देंगे, तो हमें अपना कुछ शिप दे दो, हमको ट्रेड करना है। अब ब्रिटिश वाले सोचे कि बताओ, ये इतना इनके पास ट्रेड करने का हो गया कि अपना पूरा शिप भेज दिए, वो मेरा भी लेना चाह रहे हैं अब। तो ये एक हिसाब से समझ लीजिए कि ईगो पे एक चोट था। तो उस समय हुआ क्या कि जो लेवांट कंपनी के लोग थे प्लस और भी लोग, ये सब मिल करके क्या किए, अल्टीमेटली एक कंपनी बनाते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको दिसंबर 1600 में
दिसंबर 1600 में मुहर लग गया उस पे, और उसको 6 बार बोला गया कि 6 बार जो तुम इंडिया जाओगे उसमें तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसको मोनोपोली दी गई 15 साल की, मतलब उसमें बहुत सारे कंसेशन दिए गए उसको। तो शुरुआत में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका बनने का जो रीजन था वो था ही यही था, क्या, डच को compete करना, डच का कंपटीशन। ऐसा नहीं कि वो इंडिया ही आना चाहते थे, वो इंडिया, ऐसा नहीं कि वो इंडिया उनका फोकस था कि इंडिया चलो ट्रेड करते, पहले तो उनको डच से compete करना था। अब पहला वॉयज उनका 1601 में जेम्स लैंकेस्टर नाम का एक आदमी था, वो ले गया 1601 में। 1601 में वो लोग इंडिया नहीं आए, वो लोग गए थे इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में डच थे, और वो इंडोनेशिया में गए और वहां बहुत कन्फ्लिक्ट भी हुआ इनके बीच, बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ ब्रिटिश और इनके बीच। हालांकि ये लोग लौटे वापस, वापस लौटे, प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद तब तक 4-5 साल में ये इन लोगों को लग गया कि इंडोनेशिया में जाना, और जहां डच ऑलरेडी इतना ज्यादा मतलब बैठे हुए हैं, बहुत दिन से बैठे हुए हैं वहां पे, उनसे compete करना बहुत हमारे मतलब काम की चीज नहीं है, या हम कर नहीं पाएंगे। ऐसा करते हैं कहीं और देखते हैं। तो ये लोग जो है इंडिया की तरफ अपना मुंह मोड़े। उस तरीके से हेनरी मिडिल्टन नाम का एक आदमी वो निकला, और इसी हेनरी मिडिल्टन जब 1608 में निकला तो उसी के साथ विलियम हॉकिंस नाम का एक आदमी था। विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडिल्टन सब एक ही तरीके से जा रहे थे, तो हेनरी मिडिल्टन चला गया इंडोनेशिया, और विलियम हॉकिंस को बोला तुम जाओ इंडिया। इंडिया में जाने के लिए, मतलब इंडिया में ट्रेड करने के लिए उनको चाहिए क्या था, उनको चाहिए था फरमान, मतलब एक आप पास चाहिए, पास चाहिए था, किससे, मुगल एम्परर से। विलियम हॉकिंस जेम्स वन जो उसमें एक किंग का था, उसको उसका लेटर लेकर के, जेम्स वन का लेटर लेकर के गया जहांगीर के कोर्ट में। जहांगीर के कोर्ट में 3 साल वो रहा, लेकिन ज्यादा भाव नहीं दिया जहांगीर उसको। साथ में बैठ के दारू उरू पी लेता था, उसके साथ बैठ के ये सब करता था, लेकिन बहुत, जब भी कभी ट्रेड की बात करने लगता था तो जहांगीर कोई और बात करने लगता था। क्यों? जहांगीर एक हिसाब से उसको सलटा रहा था कि नहीं यार, ट्रेड देखेंगे देखेंगे। क्यों? क्योंकि पोर्टुगीज जो थे वो अच्छे खासे गुजरात में बैठे हुए थे, और उसको पता था कि अगर हम इंग्लिश को अलाउ कर देंगे, ब्रिटेन को अलाउ कर देंगे, तो पोर्टुगीज को पसंद नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, पोर्टुगीज वाले, भाई उनका करतार सिस्टम था, बहुत कुछ था, तो उनका एक एक रेपो बना हुआ था उनका, कि भाई अगर हम पोर्टुगीज को जो है अनॉय नहीं कर सकते, उनको दुखी नहीं कर सकते। तो विलियम हॉकिंस जो है वो फेल हो गया, मतलब उसे कुछ मिला नहीं, अल्टीमेटली वहीं इंडिया में शादी किया, शादी करके चला गया ब्रिटेन, वहीं जाके रहने लगा वो। अब लेकिन अगर एग्जाम में सवाल आता है तो विलियम हॉकिंस पहला ऑफिशियल एम्बेसडर नहीं था। लेटर वो लाया था जेम्स वन का, लेकिन वो अनऑफिशियल कैपेसिटी में आया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि विलियम हॉकिंस पहला ऑफिशियल एम्बेसडर नहीं था, पहला ऑफिशियल एम्बेसडर थॉमस रो था, जो बाद में आएगा। फिर इसी बीच क्या होता है कि वो लोग 1611, एक कैप्टन हिप्पन था, वो 1611 में जाकर के मसूलीपट्टनम में, मतलब उस समय मसूलीपट्टनम अगर भारत ये है तो यहाँ पे गोलकोंडा, गोलकोंडा यहाँ पे था। उस समय गोलकोंडा मुगल एम्पायर के अंदर नहीं आता था, गोलकोंडा जो है मुगल एम्पायर के अंदर नहीं आता था, मुगल एम्पायर इधर था। तो कैप्टन हिप्पन जो है वो जा करके गोलकोंडा के राजा से एक परमिशन लेता है कि भाई हमें फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब एक गोडाउन टाइप का होता था, गोडाउन जहाँ पे वो लोग सामान खरीद के गांव से मान लीजिए ले आ रहे हैं, गोडाउन में रख दिए, गोडाउन से फिर लोड करेंगे जहाज पे, जहाज चला जाएगा। तो उसको कहते थे फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो अपॉइंट होता था उसका नाम कहते थे फैक्टर, मतलब बहुत छोटा पोस्ट हुआ करता था, वो फैक्टर देखता था फैक्ट्री को। तो लोग अपना मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री खोले। तो टेक्निकली देखा जाए 1611 में पहली फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, इंडियन सॉइल में। लेकिन अगर देखा जाए कि मुगल एम्पायर में पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो वो 1613 में, 1613 में सूरत में। क्यों? थॉमस बेस्ट एक ब्रिटिश, फिर थॉमस बेस्ट आया अगली बार। थॉमस बेस्ट क्या किया कि पोर्टुगीज को हरा दिया गुजरात में। तो पोर्टुगीज हार गया, तब समझ में आया कि चलो ठीक है यार, पोर्टुगीज को हार गए, अब हमारा इंटरेस्ट, मुगल एम्पायर को समझ में आया कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, कि हम लोग जो है इनको एक वो दे देते हैं, क्या नाम है, पास दे देते हैं। तब जा करके अल्टीमेटली मुगल एम्परर को लगा, जहांगीर को लगा कि चलो भैया पास दे देते हैं। तो इसलिए 1613 में हम लोग देखेंगे कि सूरत में ये लोग पहली फैक्ट्री अपनी खोलते हैं, क्योंकि पोर्टुगीज अब हार चुके थे, पोर्टुगीज का अब डर नहीं था इनको, उनको लग गया था कि पोर्टुगीज का एक तोड़ मिल गया हमको। उसके बाद आते हैं सर थॉमस रोय, आर रोज नहीं, आर ओई, थॉमस रोय। अब देखिए ये पहले ऑफिशियल एम्बेसडर हैं, ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है पहला ऑफिशियल एम्बेसडर कौन है, तो टेक्निकली थॉमस रोय पहला एम्बेसडर है ब्रिटेन का। ये आता है इंडिया, और इंडिया आने के बाद इसको चिट्ठी होती है अकबर के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये पहुंचता है जहांगीर की कोर्ट में। और ये भी सक्सेसफुल होता है, ये भी जो है जहांगीर को मना लेता है,
कि भाई देखो ऐसा है, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अल्टीमेटली ये भी सक्सेसफुल होता है, और इसके बाद फैक्ट्रीज लगती हैं आगरा में, पटना में। मतलब धीरे धीरे अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री बढ़ाने लगता है। ठीक है। फिर मद्रास, देखिए 1639 में मद्रास, इसमें फ्रांसिस डे नाम का एक आदमी था। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि फ्रांसिस डे नाम का एक आदमी था। इनकी 1626 में पहले इनकी एक फैक्ट्री थी पुलिकत के पास। पुलिकत जो है मद्रास से थोड़ा ही ऊपर है, पुलिकत, वहां पे एक फैक्ट्री थी इनकी 1626 में, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गई, ज्यादा दिन चली नहीं। तो उसके बाद देखा गया कि भाई कहाँ पे हम फैक्ट्री नया खोल सकते हैं। तो फ्रांसिस डे जो है वो एक वही मद्रास में एक लड़की से प्यार कर बैठा, एक गांव की, मद्रास पट्टनम नाम का गांव था। तो वो गया, वो सर्वे किया, बोला ऐसा है देखो यार, ये मद्रास पट्टनम के बगल में मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, तो ऐसा करते हैं कि यहीं फैक्ट्री खोलते हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया था मद्रास पट्टनम या बहुत अच्छा एरिया था, ऐसा कुछ नहीं था। तो हुआ क्या कि मद्रास पट्टनम को सिलेक्ट कर लिया कि चलो यहाँ पे अपना हम फैक्ट्री खोलेंगे, और यहाँ पे ताकि उस भाई मिलना जुलना भी हो जाएगा, लगे हाथ। तो धीरे धीरे वो वहां पे वो फैक्ट्री खुली, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आने लगे, और आज मद्रास चेन्नई जो हम टाउन देखते हैं उसका हिस्ट्री कहीं ना कहीं किसी के आशिकी में था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो है मद्रास 1639 में बना। फिर बॉम्बे, ये मेजर सेटलमेंट्स थे ब्रिटेन के। अब बॉम्बे क्या हुआ, देखिए बॉम्बे में हुआ क्या कि मद्रास में लोग वो हुए, बंगाल में होंगे, और बॉम्बे, तीन मेजर सेंटर थे इनका। बॉम्बे में पोर्टुगीज का पूरा दबदबा था। अब जब पोर्टुगीज का दबदबा था तो हुआ क्या कि 1661 में पोर्टुगीज ने दहेज में दिया, इस बॉम्बे को दहेज में दे दिया। और जब दहेज में दे दिया तो जो चार्ल्स टू था, वो क्या किया कि ब्रिटेन से कुछ लोगों को भेजा कि जाओ देखो भाई, मेरा जो बॉम्बे है ना, हमको दहेज में मिला है, और वहां जाओ और उनसे बोलो कि बॉम्बे हमको दे दें। अब ये चीजें हो रही थी यूरोप में। ये लोग आए बॉम्बे। अब रास्ते में क्या हुआ कि इन लोगों को जो आ रहे थे उनको पता भी नहीं था कि बॉम्बे है कहाँ। किसी तरीके से पहुंचे। जो ऑफिशियल लेटर था जिसमें ये लिखा हुआ था कि बॉम्बे को दे दिया जाता है, चार्ल्स टू को या ब्रिटेन को, वो इनसे लेटर कहीं रास्ते में खो गया। अब यहाँ जब पहुंचे बॉम्बे, तो बॉम्बे में जो पोर्टुगीज लोग थे पहले से रह रहे थे, जो उनके सैनिक वैनिक, वो बोले कि भाई कौन बोला कि तुमको दे दिया गया। अब उसमें मोबाइल फोन और एसएमएस तो था नहीं। तो बहुत साल तक तो माने ही नहीं, वो लोग लड़ाई करते रहे आपस में कि नहीं भाई बॉम्बे नहीं है। तो बोला अरे भाई हमको दहेज में मिला है। तो बोला कौन बोला तुमको दहेज में मिला है। अल्टीमेटली क्या हुआ, 3-4 साल बाद ये लोग लड़ झगड़ के किसी तरीके से बॉम्बे लोग लिए, और धीरे धीरे बॉम्बे में सेटल होना शुरू कर दिए। और बॉम्बे आज देख रहे हैं कितना एक इंपॉर्टेंट टाउन बन गया। फिर आती है बारी बंगाल की। बंगाल में क्या होता है कि बंगाल में जो बेसिकली बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था उसमें ट्रेड के लिए। साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड हो या अफ्रीका से ट्रेड हो, बहुत एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ, टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ। तो बहुत सारी चीजें वहां बनती थी। तो इसलिए होता क्या था कि बंगाल का मतलब बंगाल में सबकी फैक्ट्री थी। इवन फ्रेंच आएंगे उनकी फैक्ट्री होगी, डच की फैक्ट्री थी, पोर्टुगीज की फैक्ट्री थी, सबकी फैक्ट्री थी। तो ब्रिटिश भी चाहते थे कि वो आए और बंगाल में अपनी फैक्ट्री बनाए। तो जॉब चारनॉक नाम का एक आदमी था। जॉब चारनॉक, वो क्या किया कि वो बंगाल में वही सेटअप किया, फोर्ट विलियम जो है वही सेटअप किया बंगाल में। उससे पहले हुआ क्या था कि एक जोशिया चाइल्ड नाम का, जोशिया चाइल्ड, ये बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड। अब उसको शिकायत आती है कि बंगाल में जो फैक्ट्री है, क्योंकि बंगाल में लोग फैक्ट्री लगा चुके थे, छोटी मोटी फैक्ट्री लोग हमेशा से लगाते थे। उसको ये खबर आती है कि देखो जो मुगल रूलर, जो ऑफिशियल्स हैं, मुगल के जो ऑफिशियल्स हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बेइज्जती कर देते हैं। ठीक है। तो अब वो सोचा कि चलो ठीक है भाई, हम सबक सिखाते हैं मुगल को। तो ये बेवकूफ जोशिया चाइल्ड क्या करता है, ब्रिटेन से लड़ाई करने आ जाता है। किधर, पूरा शिप विप लेकर के लड़ाई करने आता है इंडिया में। बात है 1686 की। 1686 में औरंगजेब जिंदा था। 4 मिलियन मतलब 40 लाख सैनिक थे मुगल के पास। और जोशिया चाइल्ड बेवकूफ ये समझता है कि हम उसको हरा देंगे। यहाँ आने के बाद वो सब, मतलब भाई बहुत सारे हिस्टोरियंस लिखते हैं जैसे मक्खी को दूध से ऐसे हटा देते हैं, उस तरीके से औरंगजेब की आर्मी हटा दी इसको, ब्रिटेन को। औरंगजेब बॉम्बे में हर जगह जाकर के सबको, पोर्टुगीज इसके ब्रिटिश को पकड़ लेता है। सारी फैक्ट्री पे कब्जा, सब कुछ बंद। अल्टीमेटली इन लोग को रियलाइज होता है कि भाई अब क्या किया जाए। तो जोशिया चाइल्ड जा करके माफी मांगता है, बहुत लोग माफी मांगते रहते हैं। अल्टीमेटली औरंगजेब 1-2 साल बाद उनको माफ कर देता है। उनके माफ करने के बाद ही होता क्या है कि ये जॉब चॉर्नक जो है एक नया जगह ढूंढता है कि नया जगह से नई तरीके से एक फैक्ट्री लगाते हैं।
और वो नया जगह सूतानाथी और कालीकाता, सूतानाथी और कालीकाता नाम का एक जगह होता है, गांव। इस यहीं पे वो सेलेक्ट करता है कि चलो यहीं पे हम धीरे धीरे सेट करेंगे। और 1690 में ये शुरू करता है, और 1696 से ये क्या करता है, एक फोर्ट बनाने लगता है, फोर्ट। उसको कहते हैं फोर्ट विलियम। फोर्ट बनाने लगता है, और अल्टीमेटली एक फोर्ट विलियम वहां पे बनता है, और कलकत्ता धीरे धीरे प्रॉस्पेरस होने लगता है, और कलकत्ता में इनकी होल्ड बढ़ने लगती है। और ये लोग अलाउ क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये लोग ट्रेड करते थे। अब आपका बिजनेस तो लोग बढ़ा रहे हैं, इसलिए उस समय इनको नहीं डर था कि भाई ये आके कब्जा कर लेंगे। भाई जहां आपका पहले 100 रुपए का सामान बिकता था, इनके आने से अब 200 रुपए का बिक रहा है सामान। तो सबके लिए फायदा था, तो इन लोगों को लगता था बढ़िया बात है भाई, आने दो यूरोपियंस को। फिर इंग्लैंड में एक कुछ साल बाद 1690 से ही इंग्लैंड में ये होने लगा कि भाई ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों ट्रेड कर रही है, अब और लोग भी ट्रेड अलाउ कर दो, और लोग भी ट्रेड करेंगे भारत के साथ। तो अल्टीमेटली 1698 में ये लोग अलाउ कर दिए कि चलो ठीक है, कोई भी आदमी चाहे तो जाके ट्रेड कर सकता है इंडिया के साथ। तो इसी तरीके से नए कंपनीज बनती हैं, जैसे जनरल सोसाइटी नाम की एक नई कंपनी बनती है जो इंडिया के साथ ट्रेड करेगी। इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ये भी एक कंपनी बनती है 1698 में, जो कि इंडिया के साथ ट्रेड करेगी। तो ये कंपनीज नई नई बनती हैं पैरेलली। ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली रही है, इसके साथ ये भी कंपनीज बनती हैं। अब ये दोनों कंपनी और प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब ट्रेड करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जैसे कि इसमें इसमें ये लोग कंपनी अल्टीमेटली क्या होगा कि ये लोग उतने इफिशिएंटली ट्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि इनका तो नया नया कंपनी था, उतना पैसा नहीं था, उतना रिसोर्स नहीं था। अल्टीमेटली ये लोग 1709 में सारी कंपनी मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी में ही मिल जाती हैं, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का मतलब कंपनी ईस्ट इंडिया तो वही रहती है, लेकिन जनरल सोसाइटी के लोग और इस कंपनी के लोग दोनों लोग मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। फिर हम आते हैं फारूक सियार के फरमान पे, जो हमने बताया था कि फारूक सियार जो 1713 से रूल कर रहा था। तो इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको करते हैं फारूक सियार के फरमान को, बाकी हम लोग फ्रेंच को कल डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि फारूक सियार जो है वो बहुत मतलब रंगीला टाइप का आदमी होता है, मतलब बहुत रंगीला टाइप का आदमी होता है। तो फारूक सियार के कोर्ट में ये लोग आते हैं, ये लोग जॉन सुरमैन, एडवर्ड स्टीफेंसन, और ये लोग आते हैं, विलियम हैमिल्टन, ख्वाजा सेहूर्द। ख्वाजा सेहूर्द जो था वो इंटरप्रेटर था, मतलब इंग्लिश से पर्शियन बोलेगा वो, ठीक है। तो यही इंटरप्रिटेशन का काम करता करेगा वो। ये लोग आए वहां पे, जिस महीने वो लोग पहुंचे, अगले ही महीने जो है कुछ 2-3 दिन बाद ही फारूक सियार बोला हम जा रहे हैं पंजाब शिकार करने। अब वो लोग बैठे हैं दिल्ली में हाथ पे हाथ धर के। अब वो चला गया पंजाब, 1 महीने तक पंजाब में रहा। अभी बोल भी नहीं सकते क्यों जा रहे हो, पहले मेरी बात सुन लो। तो हुआ क्या, 1 महीना इंतजार किए। आने के बाद जो है फारूक सियार जो है शादी उसको करनी थी, शादी कर लिया। अब 1 महीने उसमें हनीमून मना रहा है, 1 महीने वहां गया, फिर 1 महीना ऐसे ही यहाँ वहां वेट डेट, फिर अल्टीमेटली 4 महीने बाद, 4 महीने लोग बैठे रहे। 4 महीने बाद फारूक सियार बोला कि चलो ठीक है भाई, बताओ बात क्या है। ये लोग बोले कि देखो साहब, हमको ये चाहिए, हमको थोड़ा सा पास दे दो, थोड़ा फरमान दे दो, गुजरात में ट्रेड करना है, कुछ कुछ ये लोग कंसेशन मांग रहे थे। फारूक सर बोला कि ठीक है चलो देखते हैं, सोचते हैं। वो क्या किया कि ये जो उनका डिमांड था, वो एक अपने क्लर्क को दे दिया कि जाओ पढ़ो, देखो, समझो क्या करना है। अब क्लर्क जो है नौकरशाही, 1 महीना क्लर्क पढ़ता रहा, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, यही चलता रहा। 5-6 महीना बीत गया। अब ये लोग भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि यार 5-6 महीने से बैठे हैं, क्योंकि जब वो लोग आए थे तो जब फारूक सियार से मिले तो सोने का सिक्का, तो सोने का बर्तन, तो बहुत कुछ प्रेजेंट दिए थे उसको कि भाई अच्छा लगेगा, फारूक सियार और खुश होकर मान जाएगा। 6-7 महीना बीत गया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। अल्टीमेटली हुआ क्या कि ब्रिटेन में लोग बोले कि ऐसा करो कि उसको बोलो, उस फारूक सियार से बोलो कि अगर वो मानता तो ठीक, नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे, हम गुजरात में भी अपना काम बंद कर देंगे, सारा ट्रेड हम बंद कर देंगे। इसमें फारूक सियार को लगा कि यार तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसी बीच हुआ क्या कि फारूक सियार के प्राइवेट पार्ट में फोड़ा निकल गया, एक सीरियस चीज था, फोड़ा निकल गया। अब उससे उससे वो बहुत परेशान था। तो उसी में बाई चांस विलियम हैमिल्टन एक डॉक्टर था, वो क्या किया कि वो उसके फोड़े का इलाज कर दिया। अब शाहरुख सियार और इम्प्रेस हो गया, भाई बढ़िया बात है। तो अब हुआ क्या, वो और प्लस एक थ्रेट कि कहीं लोग चले ना जाए छोड़ के गुजरात से, तो इनका भाई टैक्स का जो कस्टम ड्यूटी वगैरह देते थे उसका कम हो जाएगा। इस कारण क्या हुआ कि 1717 में उसने एक फरमान जारी किया। 1717 में फरमान, और एक फरमान एक बहुत इंपॉर्टेंट फरमान था। इसको ये बोला कि तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, कहाँ, बंगाल में, गुजरात में, हैदराबाद में। मतलब तुम बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में ट्रेड करो, तुम्हें 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। ये हुआ। दूसरा, उसको मिंटिंग राइट दिया, मतलब तुम अब बॉम्बे में तुम अपना सिक्का निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आज भारत सरकार का सिक्का 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए चलता है,
अब ऐसा थोड़ी कि आप घर में बना के एक सिक्का बना देंगे और उसको सामान खरीद लेंगे, वो तो एक्सेप्ट नहीं कोई करेगा। इस समय इस फारूक शाह ने कहा कि तुम लोग अपना सिक्का निकालो, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज थी, मिंटिंग राइट दे दिया और बहुत सारे कंसेशन दिए इनको। तो मेजर कंसेशन ये था। अब ये जो ड्यूटी फ्री राइट है, मतलब ये लोग ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के। यहाँ पे लेकिन दिक्कत क्या थी कि इंडियन जो ट्रेडर थे उनको तो टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा इनके लड़ाई झगड़े में। तो आगे जाके हम लोग देखेंगे कि बंगाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाएगा कि बंगाल में कंफ्लिक्ट होगा, बैटल ऑफ प्लासी होगा, बैटल ऑफ बक्सर होगा, ये जो फरमान है इसी को लेकर के। चलिए फ्रेंच भी खत्म ही कर लेते हैं, इसको कल तक क्यों छोड़ा जाए। फ्रेंच बड़े लेट थे यहाँ आने में। लुई 14 वहां का राजा था, उसका एक मिनिस्टर था कोलबर्ट। तो वो क्या किया, वो बोला कि यार देखो सब लोग तो इतना जाके पैसा कमा रहे हैं इंडिया से ट्रेड करके यहाँ वहाँ, क्यों नहीं हम लोग भी चलते हैं। तो ये लोग जो है ये लोग भी एक कंपनी बनाए, लेकिन ये इनमें डिफरेंस था। ब्रिटेन की कंपनी वो प्राइवेट लोगों की थी, जो बिजनेसमैन लोग हैं उसकी कंपनी थी। लेकिन फ्रांस की जो कंपनी थी वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी, सरकारी समझ लीजिए कंपनी थी। अब आप अंतर यही समझ जाएंगे, सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में तो कौन एफिशिएंट रहेगा। जाहिर सी बात है प्राइवेट कंपनी एफिशिएंट रहेगी, क्योंकि सरकारी कंपनी में रेड टेपिज्म होता है, नौकरशाही होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो होता क्या है कि ये लोग कंपनी बनाते हैं और 1664 में ये लोग एक कंपनी बनाते हैं। 1668 में ये लोग सूरत में एक फैक्ट्री लगाते हैं, लेकिन वो फैक्ट्री बहुत टेम्पररी था, बहुत परमानेंट फैक्ट्री नहीं था। टेक्निकली पहली इनकी प्रॉपर फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में बनती है। 1668 में फैक्ट्री सूरत में होती है, लेकिन एक टेम्पररी था, उसको फैक्ट्री आप नहीं कह सकते, एक ट्रेडिंग पोस्ट टाइप का था। क्वेश्चन अगर आता है तो 1669 मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री, ऑफिशियल फैक्ट्री बनती है। फिर ये लोग पौंडीचेरी का जगह ढूंढते हैं। फ्रैंकोइस मार्टिन, ये सब नाम याद कर लीजिएगा, फ्रैंकोइस मार्टिन हुआ और ये सब। फ्रैंकोइस मार्टिन ढूंढता है पौंडीचेरी का जगह 1674 में। लेकिन होता क्या है कि कुछ ही साल बाद डच जो थे वो पौंडीचेरी पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि उस समय डच और ब्रिटेन में संधि हो चुकी होती है, वो लोग दोस्त बन चुके होते हैं। और ब्रिटेन चाहता था कि फ्रांस, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर वन यानी 1914 के पहले आप मानिए कि ये लोग 1700-1800 में हमेशा दुश्मन ही रहे हैं। तो कभी भी ब्रिटेन नहीं चाहेगा फ्रांस की प्रॉस्पेरिटी, और ना ही फ्रांस चाहेगा ब्रिटेन की उस समय। तो ब्रिटेन चाहता था कि फ्रांस किसी तरीके से इंडिया से बाहर हो, तो उसने डच को उकसाया और बोला, और डच ने कब्जा कर लिया। ठीक है। अल्टीमेटली जब डच ने कब्जा किया तो उसको वापस मिला, ट्रीटी ऑफ रिजविक किया गया। पौंडीचेरी जो है फ्रेंच को वापस मिल गया। लेकिन इसमें मेजर जो ट्विस्ट वाली चीज है कि एक ड्यूप्ले नाम का एक आदमी आया। ड्यूप्ले जो 1731 में चंदेर नगर, ये है आपका कलकत्ता में बंगाल में। चंदेर नगर बंगाल में है। चंदेर नगर में ये लोग फैक्ट्री सेटअप करते हैं और वहां पे ड्यूप्ले को अपॉइंट किया जाता है 1731 में। 1742 में उसको पौंडीचेरी बुलाया जाता है, मतलब साउथ में आता है 1742 में। उस समय ये 50 साल का हो चुका होता है ड्यूप्ले, 50 साल का। ये ड्यूप्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया की हिस्ट्री में। अभी हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे कैसे ड्यूप्ले एक, क्योंकि ये आते ही क्या करता है, इंडियन सेपॉय मतलब सिपाही, इंडियन सेपॉयस को अपॉइंट करने लगता है। ये पहला ऐसा पर्सन था जो इंडियन लोगों को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दे रहा था और उनको अपने झंडे के नीचे, फ्रेंच फ्लैग के नीचे उनसे लड़वा रहा था। तो ये पहला। और दूसरा, ये जो ड्यूप्ले है वो पहला ऐसा पर्सन था जो मुगल मनसबदारी इसको मिला था। इसको कहते थे पंज हजारी, मतलब 5,000 रैंक इसको मिला था। और ये पहला यूरोपियन था जिसे क्या हुआ था, जिसे मुगल नोबिलिटी में इसको जगह मिली थी। इसको कहते थे पंज हजारी, पंज हजारी। तो ड्यूप्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आगे चल के भी हम लोग देखेंगे। तो ये एक ब्रीफ समझिए हिस्ट्री रहा यूरोपियंस के आने तक का, जिसमें हमने पढ़ा मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। फिर हमने पढ़ा कि पोर्टुगीज कैसे आए, 1498 में वो लोग शुरू किए, वास्को डिगामा यहाँ आता है। वास्को डिगामा के आने के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि यूरोपियंस बढ़ते रहते हैं। डच आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, फ्रेंच आते हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच दो पावर एक इंपॉर्टेंट पावर रह जाएंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट पावर, जबकि मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था और रीजनल स्टेट्स इमर्ज हो रहे थे 18 सेंचुरी में, इस किस बैकग्राउंड के अंदर ये दोनों पावर आपस में लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इनकी यूरोप में लड़ाई हो रही थी। क्योंकि ये यूरोप में लड़ रहे थे, इंडिया में भी लड़ेंगे, कार्नेटिक वॉर होगा,
बहुत सारी चीजें होंगी आगे, और उसमें आपको ये समझ में आएगा कैसे धीरे धीरे एक मतलब अगले 100 साल तक, 1600 से लगभग 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ 35 एम्प्लॉय थे, 35। मतलब 100 150 साल तक ये 35 एम्प्लॉय, मतलब इंडिया में नहीं, वहां जो कंपनी थी इनकी, वहां ब्रिटेन में, ब्रिटेन में जो इनकी कंपनी थी उसमें कितने लोग काम करते थे? 35 लोग काम करते। ये 35 लोग पूरा डिसीजन बनाते थे, और यही 35 लोग मिल करके इंडिया पे कब्जा कर लिए। तो ये चीज आपको आगे समझ में आएगी कि कैसे ऐसा हो सकता है कि ये कुछ, जो कि ब्रिटेन का पॉपुलेशन 3% पॉपुलेशन था इंडिया का, फिर भी ये लोग कैसे कब्जा कर लिए। तो हम लोग देखेंगे कैसे पॉलिटिकल चीजें हुई। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई, कि कहानी के तरीके से समझ में आई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें मेंशन है, बाकी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। और अब अगर किसी को कुछ डाउट हो तो इस पर हम लोग अब डाउट ले लेते हैं। 10 15 मिनट रखते हैं डाउट लेने के लिए। तो कोई जहांगीर ने मनसबदारी दी थी, तो न्यूक्लियर फर्स्ट कैसा, कैसे? हॉकिंस को कोई टाइटल नहीं दिया गया था ऐसा, समझे? ड्यूप्ले ऑफिशियली रिकॉर्ड में ड्यूप्ले पहला था। कोई भी आपकी और क्यूरियोसिटी हो इस टॉपिक को लेकर के, तो बेझिझक होकर पूछिए। चलिए, एवरीथिंग इज क्लियर। तो और आप ये भी बता सकते हैं कि जैसे आपको टेम्पो समझ, मतलब मेरे बोलने के तरीके से, या कुछ कहीं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो बोलिए, तो अगली बार हम सुधार कर लेंगे उस चीज का। बहुत तो अच्छे से हेलो सर। बताया सर। हेलो। सर सब अच्छा चल रहा है। हेलो। 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 हाँ राहुल, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, थोड़ा सा क्लियर तो है, लेकिन जो रिवीजन के बाद कल इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या थोड़ा वो? क्या रिवीजन के बाद क्या कह रहे हैं आप? सर जैसे आज तो इसको देख लिया है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन कल प्रॉपर रिवीजन के बाद इससे थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ पाएंगे कि नहीं? हाँ चलिए, कल शुरू करने के बाद जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जी सर, क्योंकि है ना? अभी तो बड़ा ब्रीफ ही हुआ है ना सर, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कल। हाँ हाँ, इसको इसको आप रिवाइज कर लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए, इसको देख लीजिए, कंसोलिडेट कर लीजिए, दिमाग में समझ लीजिए। इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट लगता हो तो कल ऐसा करते हैं फिर कि क्लास इस तरीके से करते हैं कि कल से जब शुरू करेंगे ना, तो 10 15 मिनट, 10 मिनट सेशन ले लेंगे पहले का, जो आज की क्लास है, क्वेश्चन सेशन, 10 15 मिनट, उसके बाद ऑफिशियली क्लास स्टार्ट करेंगे। जी सर। जी ठीक है सर। हम्म, सर ऐसा सही रहेगा। ठीक है ना? सब लोग इस पे एग्री कर रहे हैं ना? यस सर। जी सर। जी सर। हाँ सर मैं कुछ ठीक। और पूछ लूँ? बाकी तो सर ओवरऑल कंटेंट ठीक ही है। जो चीजें हाँ नहीं, ठीक दो है। चार चीजें नहीं पता थी वो भी पता चली, जैसे खालिसा जो है वो, और एक दो नए वर्ड। हम्म। तो बाकी ठीक है, सब तो मैं थोड़ा सा कुछ और पूछ हाँ लूँ? हाँ, बताइए। सर जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी है, फिर बाद में हम्म स्पेक्ट्रम पढ़ी, और हम्म मेडवल के लिए भी ये इम्तियाज अहमद है, और ऐसे ही एक बुक है एनसीएंट के लिए भी। तो हम्म सारी बुक्स मैंने पढ़ ली, फिर मैंने जब क्वेश्चन लगाया तो कुछ हम्म कुछ जब क्वेश्चन लगा तो उससे कुछ नोट्स बनाई और कुछ पढ़ के नोट्स बनाई, जहाँ से पढ़ा हम्म कुछ स्टडी मटेरियल से कुछ से। लेकिन जब रिवीजन करना होता तो बहुत बल्कि हो गया। अब रिवीजन बल्कि करना तो होता तो मैं समझ नहीं पाती कि रिवीजन ही कैसे करूँ, फिर क्वेश्चन लगाने लगती हूँ जो फंसता है तो फिर से नए क्वेश्चन आते हैं, हम्म अंडरलाइन करते हो, तो रिवीजन करते समय वो बहुत ज्यादा मैटर हो गया, कुछ पढ़ के, कुछ इंटरनेट से, कुछ बुक्स से, कुछ क्वेश्चन लगाए तब। हम्म सर कैसे उसका नोट्स बना के फिर कैसे उसको कम में करे, फिर कैसे उसको रिवीजन करे, क्योंकि बार बार करने से वो नहीं करने से भूल जाता है। और रिवीजन कैसे करें, हिस्ट्री में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि पढ़ते तो बहुत जाता है, सारा कुछ पढ़ डाले, बहुत सारी किताब पढ़ डाले, लेकिन जैसे आप कहानी बता रहे हैं
एकदम से हाँ मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में भी है वो सारी चीजें जैसे आप बता रहे हैं, हाँ लेकिन हाँ फैक्ट्स भूल जाता है और नोट्स इतनी बल्कि हो जा रही है वो रिवीजन के लिए कि फिर रिवीजन हो ही नहीं पा रहा सही से कि हाँ, कितने ये गैप देखिए में करें। प्रॉब्लम। कुछ आप रिवीजन को लेके प्लीज बता दें, नोट्स में इतनी रिवीजन को हाँ लेके। हाँ, ये प्रॉब्लम रहती है। जैसे क्या होता है, कई जब ज्यादा सोर्स हम लोग, देखिए क्या होता है ना, एक सोर्स अगर हम लोग रेफर करते हैं हम्म, तो होगा क्या कि अगर जैसे आप 3-4 सोर्स रेफर किए हैं, तो अगर एज ए स्टूडेंट जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक बेसिक नोट्स बना लेते थे अपना। ठीक है, सर शुरू तो में ही तो देखिए पढ़ते आपको हैं सब ना, ऐसे हाँ हाँ, एनसीईआरटी देखिए पढ़ेंगे, आपको बुक हम में अपने पढ़ेंगे तो। हम नोट्स ऐसे दिखा देते हैं। रुकिए, जैसे जैसे जंक जंक में हम डाल दिए पुराना नोट्स। जैसे GS1 GS2 का चलिए आपको दिखाते हैं, जैसे हम लोग कैसे बनाते थे नोट्स। हम्म, तो जैसे लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो देखिए ऐसे नोट्स, एक बेसिक नोट्स बना देते थे, जिससे कि हमें याद रहे रिवीजन करने के समय। ये से मेरा मेंस का नोट्स था लास्ट टाइम, जब हम मेंस दे रहे थे, है ना। तो ये अच्छा बहुत अच्छा। सारे सोर्सेस से हम पढ़े थे। ARC का हाँ। रिपोर्ट पढ़े थे, लक्ष्मीकांत पढ़े हम्म, थे, हम्म, कई सारे कमिटीज के रिपोर्ट पढ़े थे, सुभाष हम्म। कश्यप है ना, ये बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे ना एक नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स से क्या होता है कि रिवीजन में आसानी होती है। कई लोग प्रेफर करते हैं बुक से वापस बुक पे जाए और उसको करेंगे, तो लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि पूरा सर बुक मैं आप या तो हैंड बुक रिटन में, ही बनाई हूँ मैं, लेकिन मेरा ज्यादा बल्कि हो गया है, पर मैं जब तो रिवीजन आप उसको करती हूँ तो फिर, मुझे ज्यादा लगता है। हाँ तो फिर उसको आप या तो फिर उसको अंडरलाइन करिए उसमें, इंपॉर्टेंट हम्म, चीजें अंडरलाइन करिए और सिर्फ अंडरलाइन पार्ट ही पढ़िए नेक्स्ट टाइम जो आपको लगता अच्छा। है। नहीं तो अगर दोबारा उसको आप रिफाइन कर पाए, इसीलिए डिजिटल नोट्स में फायदा क्या होता है कि आप उसको छोटा करते जाते हैं, बहुत छोटा होते जाता है। लेकिन अगर हैंड रिटन में आप कर रही हैं तो हैंड रिटन में आप क्या कर सकती हैं, उसको अंडरलाइन वाला पार्ट कीजिए और उसको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो कहीं अलग से लिख लीजिए। सर मेरा डिजिटल वाले में मेरा दिमाग में बैठता नहीं होगा लिखे। हाँ हाँ, मैं ये जैसे मैं होता था, ये बना रहे हैं आप प्रॉब्लम, तो, हाँ। जब मैं बनाऊंगी इंडिया में पोस्ट बनाऊंगी, मैं सब मिलाऊंगी तभी मेरे दिमाग में बैठेगा वो हाँ सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ये है तो कि डिजिटल दिमाग में बैठता तो नहीं जल्दी, ये बात अभी सही वो है। ज्यादा हो गया है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन से भी बन गया। सो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मान लीजिए घटना चक्र का या कोई भी बुक कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, हम्म। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते रहे, उसको उसी चैप्टर के हिसाब से दो दो पन्ना अलग से बना लूं कि पुराने वाले नोट्स में ऐड करूँ। ऐड नहीं हो पाता सर, वो अलग से जाता है, फिर वो कैसे करूँ उसको। तो अभी जैसे मान लीजिए कि आप अपना एक बेसिक, जैसे मान लीजिए आप अगर पढ़ने जा रही हैं तो अभी एग्जांपल के लिए लीजिए, एक क्लास चली, आप अपना क्लास में कुछ समझ में आपको आया, कुछ आपका हम्म, नोट्स पहले से पढ़ा होगा उसमें से आपको कुछ समझ में आएगा, और प्लस हाँ, आप क्वेश्चंस देखेंगे आप, ठीक है। तो हम्म, एक जो आप अपना नोट्स बनाएंगे अपना, उसको हम्म, एक बेस मान लीजिए। क्लास में अगर आपको 2-4 चीज एक्स्ट्रा मिला है तो 2-4 चीज आप उसमें जाके लिख लीजिए कि ये अच्छा चीज अच्छा। एक्स्ट्रा था, क्योंकि आप उसको 4 बार पढ़ चुकी हैं। तो आप ज्यादा हम्म, कंफर्टेबल रहेंगी उस चीज को लेकर के देन दैट कि मेरे नोट्स से, क्योंकि मेरा नोट्स अभी नया आपके लिए है ना। हाँ तो जो सर, नई मैं चीज मिली, इसीलिए इसको मुझे लग हाँ रहा है नई कि चीज जो मिले पहले से उसमें कर लिखा हुआ दीजिए। उसी में ही ऐड करता है। और सर जब हाँ क्वेश्चन लगाते हैं या टेस्ट सीरीज लगाते हैं जितने भी, क्योंकि हिस्ट्री तो ऐसा है कि वास्ट है, कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है। तो जैसे हम्म जैसे आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, चैप्टर वाइज दिया रहता है, तो मैं हम्म, चैप्टर वाइज एक पन्ना बना लूं जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट आ रहा है, या फिर पुराने वाले में ही ऐड करने की कोशिश करती रहूं, फिर वो पुराने बहुत वाले में ऐड हिस्ट्री कीजिए, आता है, पुराने वाले बहुत में ऐड हिस्ट्री कीजिए, आता है। पुराने वाले में क्योंकि ऐड कर दूं, अलग से हाँ पुराने पढ़ूंगी नहीं। वाला ही आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि उससे आप हाँ, कस्टम पढ़ने की आदत आपको उसकी आपके राइटिंग में है, तो आपको ज्यादा ये कनेक्ट हो याद पाएगा। रहेगा वो। वो ज्यादा अच्छा होगा आपको। और फिर कैसे कैसे रिवीजन कर लिया करें। जैसे कि मैं लगता है अभी करती हूँ, फिर मुझे लगता है थोड़ा सा जब पढ़ने लगी हूँ तो हिस्ट्री छूट जाता है, बहुत दिन बाद करती हूँ तो फिर लगता है बहुत सारा रिवीजन करने होगा। हाँ वो तो तो देखिए कैसे फैक्ट कैसे तो इंटरवल पे वही, करती रहूँ। देखिए हम लोग क्या करते थे कि कंसेप्ट याद रखते थे, है ना। जैसे हम्म, कंसेप्ट कैसे, जैसे मान लीजिए कि हाँ पोर्टुगीज आए थे, एक ये था पोर्टुगीज आए थे, कौन था, वास्को डी गामा। अब ये तो नाम नहीं, लेकिन लोपो सोरेज आप भूल सकती हैं, है ना। हाँ हाँ सर। आप नूना दा पूना भूल सकती हैं, डेट, तो ये सब चीजें जो जनरल सबका दिमाग ऐसे ही होता है क्या। अगर हम तो इतनी बार पढ़ चुके हैं, इतनी बार पढ़ा चुके हैं, सर ये तो ऐसा थोड़ी कि बहुत सारा पढ़ा भी फैक्ट रहे हैं ना, पढ़ाने से ज्यादा याद पढ़ा भी जाता रहे है। हैं, पढ़ भी रहे हैं, और हम हाँ, और एक्सटेंसिव पढ़ते हैं इसमें हिस्ट्री में, लेकिन कई बार हम खुद भूल जाते हैं, अरे क्या था यार, नाम क्या था, कब आया था, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, हमारा ब्रेन वायर्ड है ना, फैक्ट नहीं याद करने के लिए वायर्ड हमारा ब्रेन। हमारा हम्म, जब एवोल्यूशन हो रहा था तो हम फैक्ट नहीं, हम कंसेप्ट देखते थे, हाँ सर, उससे हम फैक्ट लोग में ही डिड्यूस कंफ्यूज करते आता है थे। फिर। और हाँ नए नए फैक्ट है इतने सारे हिस्ट्री में, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लेते आते हैं फैक्ट, कितना याद करेगा हाँ, कोई। तो वो तो रहेगा, इसलिए हम्म, जो है अभी आप क्या कीजिए ना कि आप हम्म, फैक्ट को कैसे याद कीजिएगा, जैसे पहले कंसेप्ट याद कर लीजिए, एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगी, जब आदमी हाँ बोलता है हम तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स का, सर, उस मुझे तैयारी आरओ को देना है करिए क्या। 27 जुलाई वाला, तो मैं अच्छा उसी दे लिए कर दिए, रही हूँ। हाँ तो अगर हाँ, उसके लिए कर रही हैं आप, तो आप जब एग्जाम के 15-20 दिन 25 दिन पहले, उस समय अच्छा आप अच्छा। सारे सब्जेक्ट का फैक्ट रटना शुरू कर दीजिएगा।
अच्छा अच्छा है ना? अभी तो आप पढ़िए जितना तो याद हो रहा मैंने है कंफर्टेबली। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिए तो फिर जो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी छोड़ दूँ, स्पेक्ट्रम पढ़ लूँ और जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन करूँ। अगर कुछ फंसता है तो स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ूँ, नोट्स ही पढ़ूँ बस। नोट्स पढ़िए, बाकी अगर क्लास आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ इसमें मिल जाएगा हाँ सर, इसमें, बहुत अच्छे से कहानी बता रहे हैं, रिलेटेड। बहुत अच्छा कनेक्ट हो रहा है, मैं तो कहानी इसमें आपको मिल जाएगी, थोड़ा फैक्ट आपको मिल जाएगा, हाँ। है ना? मेरा बेसिकली एम ये है ना कि देखिए, आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग के पास सोर्सेस तो हैं, जाहिर सी बात है कि सबके पास सोर्स है, लेकिन हम्म, उसको याद कैसे रखना है, चीजें कहानी की हाँ तरीके हाँ से याद सर, ये रखनी है ना? तो ये आप हम्म, कीजिए और अपने नोट्स पे रिलाई कीजिए जो अपना आप बनाई है, ठीक है, वो ज्यादा सर। इम्पोर्टेंट है। फिर सर जैसे ऐसे वो बता रहे हैं कि आज आपने पढ़ाया, फिर कल कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, डिस्कस कर लेंगे, वैसे रखते 10-15 मिनट का तो उसमें सबके लिए फ्रूटफुल होता है। जैसे आज पढ़ा दी, फिर कल बच्चे को हाँ प्रैक्टिस हाँ की, कुछ हाँ, एक्स्ट्रा ये लगा तो करेंगे। क्वेश्चन ठीक लगाने ठीक। में बहुत सारी डिफिकल्टी आती है ना, तो वो पूछेंगे आपसे तो फंसेगा तो। ठीक है, हाँ हाँ, कल क्या करेंगे, कल हम लोग जो है 10-15 मिनट क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर प्लान करेंगे, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ बताइए। सर जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं आप हम्म, अगर जो भी कर लेंगे तो 1 वीक का मतलब अल्टर मतलब आप डेज वाइज बता दीजिए हमें कि कल क्या पढ़ के आना है, तो इससे अच्छा होगा आप क्लासेस कराएंगे तो हमें समझ में आएगा और हम पढ़ते पहले ही से पढ़ के अच्छा आएंगे और फिर आप नेक्स्ट डे आप क्वेश्चन पूछेंगे उससे पुटअप करेंगे तो हम आंसर दे सकेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे 18th सेंचुरी के जो स्टेट्स थे, जैसे अवध, हैदराबाद, बंगाल, है ना? ये 3 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और छोटे छोटे जैसे राजपूत स्टेट थे, जाट किंगडम है। तो बेसिकली 18वीं शताब्दी में भारत में जो जितने भी राज्य थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अवध, हैदराबाद और बंगाल तो मेजर रहेगा हमारा। उसके बाद जो छोटे छोटे जाट किंगडम था, ठीक है, ये सब। अहमद शाह अब्दाली के बारे में पढ़ेंगे कि वो उसका अटैक हुआ, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ थोड़ा सा देखेंगे मराठा के बारे में, बैटल ऑफ पानीपत के ही पैरेलली ये देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बैटल, अगर समय परमिट करेगा तो बैटल ऑफ प्लासी हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे, खत्म हो पाएगा तो करेंगे। इतना आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, ऐसे ऐसे डेली हर दिन का हमें एक टारगेट मिल जाएगा ना, तो हम पढ़ के भी आएंगे और आप फिर वहां से क्वेश्चन कर लीजिएगा हाँ 3 हाँ मिनट हाँ, ये सही है। ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। हाँ, वैसे कीजिए। थैंक यू सर। वेलकम।